पेशे खिदमत है कहानी खूनी दरिंदे। जहाज पहाड़ी का एक चक्कर लगाकर सावो की तरफ मुड़ गया। कामरान और अदनान खुश थे कि वो एक नई मुहिम पर जा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि वो मौत के मुंह में दाखिल हो रहे हैं। सावो अफ्रीका के मुल्क केनिया का वो महफूज सरकारी जंगल, जहाँ जानवरों का शिकार करना खिलाफे कानून है, लेकिन जहाँ हाथी, गैंडे और जिराफे सैकड़ों की तादाद में मारे जा रहे थे। झील विक्टोरिया और दूसरे खूबसूरत मनाजर तेजी से गुजर रहे थे, लेकिन सावो के सरकारी जंगल के वार्डन मार्क क्रॉसबी का ध्यान उस तरफ नहीं था। वो जहाज चलाते हुए मौत की उस वादी के मुतालिक सोच रहा था जहाँ वो जा रहे थे। वो बड़बड़ाते हुए बोला, ये एक बड़ी मुश्किल लड़ाई है जो हम हार रहे हैं। हम सिर्फ 10 आदमी हैं और हमारा मुकाबला हजारों डाकुओं से है। हम एक जगह से उन्हें निकालते हैं तो वो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। कामरान ने पूछा, आपका कोई आदमी मारा तो नहीं गया? 22 आदमी थे हमारे पास, अब 10 रह गए हैं। उनमें से 2 तो उन पिंजरों में गिर गए जो उन डाकुओं ने जंगली जानवर पकड़ने के लिए बनाए थे। 1 महीने के बाद उनके ढांचे मिले। अदनान घबरा कर बोला, ढांचे? तो क्या वो भूख से मर गए? भूख से कहाँ मरे, लगड़ भगड़, जिन्हें लगड़ भगा भी कहते हैं, उनका गोश्त नोच कर खा गए। कामरान और अदनान ने घबरा कर एक दूसरे की तरफ देखा। कामरान 19 साल का था और अदनान 13 साल का। उनके वालिद सौलत मिर्जा जंगलों से जिंदा जानवर पकड़कर मुख्तलिफ मुल्कों के चिड़ियाघरों और सर्कसों के हाथ भेजते थे। यही उनका कारोबार था और इसी सिलसिले में वो पाकिस्तान से कीनिया आए हुए थे। सावो के महफूज सरकारी जंगल का वार्डन मार्क क्रॉसबी यूरोप के एक मुल्क बेल्जियम का रहने वाला था। लंबा तिरंगा और सुर्ख और सफ़ेद। उसने अपने आप को डाकुओं के मुकाबले में बेबस पाया तो मजबूरन सौलत मिर्ज़ा से मदद की दरख्वास्त की, जिनसे उसके पुराने ताल्लुकात थे। मिर्ज़ा साहब मसरूफियत की वजह से खुद तो वार्डन के साथ ना जा सके। उन्होंने चंद दिनों के लिए अपने लड़कों कामरान और अदनान की खिदमत उसके हवाले कर दी और अपने 30 अफ्रीकी मुलाजिम भी उनके साथ कर दिए। ये डाकू अफ्रीका के हबशी कबीलों के लोग थे और हाथी दांत, शेर की खाल, जिराफे की खाल, हिरनों और तेंदुओं के सर हासिल करने के लिए उन जानवरों को अंधाधुंध मार रहे थे, क्योंकि ये चीज़ें बड़े अच्छे दामों फरोख्त होती थी। क्रॉसबी ने एक बर्फ़पोश पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो है सावो। वो अदनान बोला, ये तो जन्नत है, जन्नत। क्रॉसबी ने कहा, काश ऐसा हो सकता। अगर इन मासूम जानवरों का कत्लेआम रुक जाए तो ये जगह वाकई जन्नत से कम नहीं है। सयाहों के आने से यहाँ लाखों की आमदनी होती थी, लेकिन अब सयाह खौफजदा हो गए हैं। दरअसल इस सारी तबाही का जिम्मेदार ब्लैक बियर्ड, काली दाढ़ी वाला है। कामरान ने पूछा, ये कौन है? हमारा ख्याल है कि ब्लैक बियर्ड कोई गैर मुल्की बशिंदा है। वो यहाँ का रहने वाला मालूम नहीं होता। खुदा जाने वो कौन है। शायद तुम लोग पता चला सको। हो सकता है वो कोई ताजिर हो। कीनिया की बंदरगाह मोम्बासा से आए दिन हाथी दांत, गैंडों के सींग, शेरों की खालें और तेंदुओं और चीतों के सरों से भरे हुए जहाज दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को भेजे जाते हैं। कुछ पता नहीं चलता कि ये सब कौन कर रहा है। हमारा ख्याल है कि ये शख्स यानी ब्लैक बियर्ड कोई फौजी है जो यहाँ के बाशिंदों से काम लेना जानता है। अब जहाज नीचे की तरफ जा रहा था। ये एक जर्मन जहाज स्टॉक था जिसमें 4 नशिस्तें होती हैं। क्रॉसबी पायलट था। साथ वाले नशिस्त पर कामरान और पिछली सीट पर अदनान बैठा था। अदनान बाहर झांक रहा था, लेकिन कामरान अपने आगे लगे हुए जहाज के पुर्जों को देख रहा था। इस जहाज को पायलट के अलावा साथ बैठा हुआ साथी भी चला सकता था। कामरान ने कई छोटे मोटे जहाज उड़ाए थे, लेकिन ये उन सबसे मुख्तलिफ था। वो सोच रहा था कि कभी मौका मिला तो क्रॉसबी से इस जहाज को चलाना सीखूंगा। क्रॉसबी ने एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, इस पहाड़ी पर एक कुटिया सी नजर आ रही है। ये हमारा कैंप है। यहाँ हर वक्त एक रेंजर ड्यूटी पर रहता है और दूरबीन से इर्द गिर्द निगाह रखता है। कामरान बोला, कितनी दूर तक नजर जा सकती है यहाँ से? यही कोई 5-6 मील। आगे टीले आ जाते हैं। इस सारे जंगल पर नजर रखने के लिए तो ऐसे 100 कैंप चाहिए और 100 रेंजर भी। अब तो ये हाल है कि मैं अगर जहाज में से किसी डाकू को देख लूँ तो वापस आकर चंद रेंजर जीप में साथ लेता हूँ और चल देता हूँ। अगर डाकू 1 तो हो तो हम उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और 20-30 हों तो हम वापस आ जाते हैं। और हाँ कामरान, तुम्हारे आदमी कब पहुँचेंगे? मेरा ख्याल है हमारे 30 आदमी जीपें लेकर कल शाम तक पहुँच जाएंगे। अदनान ने एक बाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो क्या है? ये फंदा है। जी? कैसा फंदा? डाकुओं ने ऐसी कई मील लंबी बाड़ें बना रखी हैं। तुम देख रहे हो कि थोड़ी थोड़ी दूर पर ये बाड़ खत्म हो जाती है और फिर शुरू हो जाती है। अदनान बोला, मगर ऐसा क्यों है? फर्ज किया तुम एक जंगली जानवर हो और यहाँ से गुजरना चाहते हो। आगे बाढ़ है। जाहिर है कि तुम इतनी मोटी बाढ़ में से गुजरने की बजाय रास्ता तलाश करोगे और जिस जगह पर बाढ़ खत्म होती है वहीं से गुजरोगे। बस वहीं ज़मीन के नीचे एक बड़ा सा पिंजरा बना हुआ है जिसे घास फूस से ढांप दिया गया है।
जो ही तुम नीचे गिरोगे तो तुम्हारी गर्दन एक तार में फंस जाएगी। ये तार ऐसी तरकीब से बांधा गया है कि जूं जूं तुम बाहर निकलने की कोशिश करोगे वो तुम्हारी गर्दन में घुसता जाएगा और आखिरकार गर्दन कट जाएगी। फिर खून की बू सुनकर कई जानवर तुम्हें खाने आ जाएंगे। अदनान बोला, मुझे खाकर वो क्या करेंगे? तुम्हारी बात नहीं हो रही, ये तो मैं तुम्हें महज समझाने के लिए कह रहा हूँ। हाथी, गैंडा, शेर, ज़राफ़ा या चीता इस पिंजरे में फंसेगा तो जंगली जानवर उनका गोश्त खा जाएंगे। फिर डाकू आएंगे और हाथियों के दांत, पाँव, दुम्बे और शेरों और चीतों की खालें और सर काट कर ले जाएंगे। इस मौका पर जहाज़ तेज़ी से नीचे झपटा तो कामरान बोला, ये क्या है? मैं ज़रा उन डाकुओं को डराना चाहता हूँ। बाज़-औक़ात ये इस डर से भी अपनी कार्रवाई रोक देते हैं कि अब उन्हें देख लिया गया है और जल्द ही उनका बंदोबस्त किया जाएगा। कल हम तुम्हारे आदमियों के साथ उनकी खबर लेंगे। अब मैं तुम्हें ज़रा नीची उड़ान से ये लंबी बाड़ और फंदे दिखाता हूँ। क्रॉसबी जहाज़ को इतना नीचे ले आया कि बाड़ के दरमियान खाली जगहों पर उन्हें न सिर्फ जानवर फंसे हुए नजर आए बल्कि जहाज़ के शोर में भी उनकी चीखों पुकार और शोर सुनाई दे रहा था। उन जानवरों के गोश्त की दावत उड़ाने के लिए जो लगड़ बगड़ आए हुए थे उनकी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। क्रॉसबी ने जहाज़ की रफ्तार 30 मील फी घंटा कर दी थी ताकि हर चीज़ बेहतर तौर पर दिखाई दे सके। आमतौर पर उस स्टॉक जहाज़ की रफ्तार 150 मील फी घंटा होती है। अचानक वो क्या देखते हैं कि जंगल से स्याह रंग के लोग जिनके हाथों में नेज़े, तीर और बर्छियाँ थी बड़ी तादाद में बाहर आए और जहाज़ पर तीरों और नेज़ों की बुछाड़ करने लगे। क्रॉसबी की कोहनी जहाज़ की खिड़की से ज़रा बाहर थी। उसने एक झटके के साथ कोहनी अंदर खींची, फिर उसने जहाज़ का हैंडल दूसरे हाथ में पकड़ लिया और जहाज़ को एकदम बहुत ऊंचाई पर ले गया। कामरान क्रॉसबी के पास बैठा था। वो ये नहीं देख सका कि क्या हुआ है, लेकिन अदनान चूंकि पिछली सीट पर बैठा था इसलिए उसने देख लिया कि क्रॉसबी की कोहनी से ज़रा ऊपर एक छोटा सा स्याह तीर गोश्त में फंसा हुआ है। वो घबरा कर कामरान से बोला, कामरान, मिस्टर क्रॉसबी का बाजू। कामरान एकदम नीचे झुका। उसे तीर नज़र आ गया था, लेकिन क्रॉसबी बोला, इसे अभी छोड़ दो। इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊं, जल्द से जल्द कैंप पहुंचना ज़रूरी है। क्या आपके ख्याल में ये तीर जहरीला नहीं है? कामरान ने तीर के फल को गौर से देखते हुए कहा, मुझे तो सिवाय खून के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फल पर तुम्हें कुछ नज़र नहीं आएगा। वो लोग फल पर जहर नहीं लगाते। वो क्यों? इसलिए कि अगर तीर के फल पर जहर लगाएंगे तो खुद मर जाएंगे। ये जहर इतना तेज़ है कि अगर किसी शख्स ने चंद तीर उठाए हुए हैं और जंगल में घूमते फिरते ज़रा भी उनका फल उसके जिस्म से छू जाए तो बस उसकी खैर नहीं। तो फिर जहर कहाँ लगाते हैं? फल के पीछे जो मोड़ सा होता है उस पर, ताकि जिस्म से ना लगे। कामरान बोला, वो हिस्सा तो आपके बाजू के अंदर है, इसे फ़ौरन बाहर निकालना चाहिए वरना जहर अपना काम कर जाएगा। अब ये मुश्किल थी कि जख्मी बाजू बाहर की तरफ था। अगर कामरान तीर को बाहर निकालने की कोशिश करता तो जहाज़ लड़खड़ा जाता, क्योंकि उसके और क्रॉसबी के दरमियान जहाज़ के कुल पुर्जे थे। अदनान बोला, मैं निकालता हूँ, आप मुझे बता दें कि कैसे निकालूं। कामरान ने लम्हा भर सोचा, फिर बोला, लेकिन तीर को तुम तो पीछे नहीं खींच सकते, सारा बाजू फाड़ देगा। यूं करो कि तीर का फल जो बाहर निकला हुआ है उसे किसी तरह तोड़ दो, फिर बाकी तीर खींच लो। अदनान ने पायलट की सीट के नीचे मजबूती से पाँव जमाए और तीर का फल तोड़ने की पूरी कोशिश की। उसका हाथ खून से भर गया। उसे इस ख्याल से पसीना आ गया कि उसकी इस कोशिश से क्रॉसबी को शदीद तकलीफ हो रही है। तड़ाक और फल टूट गया, लेकिन अब ज़्यादा मुश्किल काम था। अदनान चाहता था कि क्रॉसबी को कम से कम तकलीफ हो और एक ही झटके से तीर बाहर खींच ले, वरना जहाज़ का तवाज़न बिगड़ जाएगा। उसने दोनों हाथ जोर से तीर पर जमाए और एक ज़ोरदार झटका दिया। जहाज़ हिल गया, लेकिन तीर ना हिला। क्रॉसबी ने जहाज़ को काबू में कर लिया। कामरान बोला, शायद पट्टे और हड्डी के दरमियान फंसा हुआ है, एक और कोशिश करो अदनान। क्रॉसबी की तकलीफ के ख्याल से अदनान पसीने में नहा गया था। उसने पूरे जोर से तीर को खींचा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब उसने सुराख को ज़रा ढीला करने के लिए तीर को थोड़ा सा आगे पीछे हिलाया और एक बार फिर पूरा जोर लगाया। तीर बाहर आ गया। क्रॉसबी ने मुंह खोला। अदनान समझा कि उसकी चीख निकल जाएगी, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ ये निकला, शाबाश। कामरान ने अदनान के हाथ से तीर लेकर देखा। खून के नीचे उसे स्याह लेसदार सी चीज़ नजर आई। कामरान जानता था कि ये इको जहर है। अब वो ये सोचने लगा कि क्या क्रॉसबी के जिंदा रहने का इम्कान है। इस जहर के मुतालिक उसने सुन रखा था कि उसके असर का दारोमदार मरीज की जिस्मानी कुव्वत पर है। बच्चे तो चंद मिनट से ज़्यादा उसके असर से जिंदा नहीं रह सकते। एक औरत के जिस्म में ये जहर पहुंचा तो उसे मुश्किल से 100 गज के फासले पर पहुंचाया जा सका, जहां पहुंचते ही वो मर गई। एक नहायत ताकतवर हबशी नौजवान के जब ये जहरीला तीर लगा तो वो 3 घंटे बेहोश रहा। फिर उसे होश आ गया, वो सेहतमंद हो गया। अचानक क्रॉसबी औंधे मुंह हैंडल पर गिरा और जहाज़ का रुख ज़मीन की तरफ हो गया। ज़मीन तेज़ी से ऊपर को उठती नजर आई। कामरान चिल्लाया, उठाओ उठाओ, मिस्टर क्रॉसबी को ऊपर उठाओ। क्रॉसबी भारी जिस्म का आदमी था।
अदनान ने अपने बूट पिछली सीट के नीचे गाड़ कर पूरा जोर लगाया तो क्रॉसबी को चंद इंच ऊपर उठाने में कामयाब हो गया। कुछ और जोर लगाया तो उसका जिस्म सीधा हो गया। अब कामरान ने जहाज़ का कंट्रोल संभाल लिया। जहाज़ बुरी तरह लड़खड़ाया लेकिन ऊपर उठना शुरू हो गया। कामरान को कुछ पता नहीं था कि क्या करे। वो हैरान होकर जहाज़ के कुल पुर्जों को देख रहा था जिन पर जर्मनी ज़ुबान में कुछ लिखा हुआ था और जर्मन ज़ुबान कामरान को आती नहीं थी। वो सोचने लगा कि जहाज़ को नीचे कैसे उतारे और फिर उसके ब्रेक कहाँ हैं, क्योंकि नीचे उतरकर जहाज़ को दौड़ने की जगह नहीं मिलेगी। उसे फ़ौरन ब्रेक लगाकर रोकना पड़ेगा। उसने 10-12 बटनों में से कभी एक और कभी दूसरा दबाया और आखिरकार एक बटन दबाने से जहाज़ नीचे उतरना शुरू हो गया। कटानी कैंप तो कामरान को नजर आ गया, लेकिन उसे ऐसी कोई जगह नजर न आई जहाँ जहाज़ को उतारा जा सके। गौर से देखने पर उसे एक लाल रंग का झंडा सा नजर आया जो एक बांस पर लहरा रहा था। लेकिन हवाई अड्डा कहाँ है? अचानक उसे ख्याल आया कि अड्डा यही है और उसे इस छोटी सी जगह पर ही जहाज़ को उतारना होगा। अब जहाज़ कटानी कैंप के ऐन ऊपर था। कामरान ने इस छोटे से अड्डे के गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए ताकि जहाज़ को इस तरह उतारे कि वो इन दरख्तों से ना जा टकराए जो इस नन्हे से अड्डे के दोनों तरफ खड़े थे। जो ही वो जहाज़ को उतारने के ख्याल से नीचे लेकर आया, उसे ये देखकर हैरत हुई कि घास पर कोई जर्द सी चीज़ पड़ी है। जब जहाज़ ज़रा ज़्यादा नज़दीक आया तो उसने देखा कि ये चीज़ हिल भी रही है। वो फ़ौरन समझ गया कि ये बब्बर शेर का ख़ानदान है। शेर, शेरनी और उनके बच्चे जहाज़ के शोर से बेपरवाह धूप में मज़े से लेटे थे, बल्कि एक बच्चे ने तो मस्ती में अपने चारों पंजे आसमान की तरफ उठाए हुए थे और पीठ के बल लेटा हुआ था। कामरान ऐसे जंगलों में कई बार अपनी जीप में घूमा फिरा था। उसे तजर्बा था कि शेर जो जंगल का बादशाह है वाकई शाहाना आदतें रखता है। वो कार या हवाई जहाज़ के शोर की परवाह नहीं करता, लेकिन जहाज़ में चूंकि एक ज़ख्मी आदमी था और उसके मर जाने का डर था, इसलिए वो शेरों के वहाँ से चले जाने का इंतज़ार नहीं कर सकता था। वो जहाज़ को बहुत ही नीचे ले आया और रफ्तार तेज़ कर दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शोर हो और ये मुसीबतें यहाँ से चली जाए। लेकिन ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आया कि शेरों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। शेरनी ने अलबत्ता आंखें खोलकर ज़रा ऊपर देखा और फिर आंखें बंद कर ली। शेर का जो बच्चा टांगे आसमान की तरफ किए लेटा था वो वैसे ही लेटा रहा। अब तो कामरान को बहुत गुस्सा आया। वो जहाज़ को 150 मील फी घंटे की रफ्तार पर ज़मीन से सिर्फ 10 गज के फासले पर उड़ाने की नीयत से लाया। ऐसा करना बहुत ही खतरनाक बात थी, लेकिन वो और कर भी क्या सकता था। उसका वाकई अच्छा असर हुआ। शेरनी ने यही मुनासिब समझा कि बच्चों को लेकर एक तरफ हो जाए। वो उठकर परे चली गई। अब कामरान चंगाड़ते हुए जहाज़ को लेकर नीचे आया। उसका इरादा था कि अब की शेर ना उठे तो वो जहाज़ उनसे टकरा देगा, लेकिन उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं आई। तमाम शेर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से खिसक गए। अब कामरान ने जहाज़ को आहिस्ता किया और एक चक्कर लगाकर उससे नीचे उतार दिया। जहाज़ को झटका ज़रूर लगा, लेकिन वो दरख्तों के झुंड से चंद कदम के फासले पर रुक गया। क्रॉसबी को उतारने से पहले कामरान ने उसकी नब्ज़ पर हाथ रखा। नब्ज़ आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, गोया क्रॉसबी की जान बच जाने का इम्कान था। कामरान और अदनान ने क्रॉसबी को जहाज़ से उतारकर ज़मीन पर लिटाया ही था कि कैंप से एक आदमी भागता हुआ आया। उसके चेहरे, मोहरे और यूनिफॉर्म से कामरान ने अंदाज़ा लगाया कि ये क्रॉसबी के 10 रेंजरों में से एक है। जब उसने दूर से क्रॉसबी को ज़मीन पर लेटे हुए देखा तो घबराकर पूछा, क्या हुआ? जहरीला तीर। कामरान के मुंह से कुछ नहीं निकला। ये सुनकर रेंजर ने अपना कान क्रॉसबी के दिल पर रख दिया और बोला, अभी जिंदा है, इन्हें जल्दी से जज के पास ले चलें। कामरान बोला, जज की नहीं, इन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। नहीं नहीं, डॉक्टर नहीं, जज इससे बेहतर है। इतना वक्त नहीं था कि कामरान रेंजर से पूछता कि जज कौन है, लेकिन एक ख्याल उसे फ़ौरन आया। उसने जेब से रुमाल निकाला और ज़ख्म से ज़रा ऊपर कसकर बांध दिया। वो सब मिलकर क्रॉसबी को कैंप के बड़े कमरे में ले गए। ऐसा मालूम होता था कि यही क्रॉसबी की रहाइशगाह है और यही दफ्तर। उन्होंने क्रॉसबी को चारपाई पर लिटाया तो एक छोटे कद का सांवला सा आदमी तेज़ी से अंदर से निकल आया। रेंजर बोला, ये जज है। जज शक्ल सूरत से हिंदुस्तानी नज़र आता था। कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में बहुत से हिंदुस्तानी आबाद हैं। वो बोला, क्या हुआ? कामरान ने सारी बात बताई तो जज बोला, अच्छा हुआ मैं यहाँ मौजूद हूँ, अभी कुछ करता हूँ। ये कहकर उसने कामरान का बांधा हुआ रुमाल खोल दिया और बोला, तुमने अपने ख्याल में अच्छा किया, लेकिन एक ही जगह जहर को इकट्ठा करना अच्छा नहीं होता। कामरान ने ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी थी, लेकिन इस वक्त उसे ये दुरुस्त मालूम हुई। वो बोला, सरीन से जहर बाहर ना निकाल दें। नहीं बेटे, इस वक्त इसे टीके की ज़रूरत है। कामरान ने पूछा, एल्यूमिनियम का टीका? जज कामरान की इस बात पर हैरान सा हुआ, फिर बोला, हाँ मैं देखता हूँ कि डिस्पेंसरी में ये टीका मौजूद है या नहीं। ये कहकर वो दूसरे कमरे में चला गया। कामरान आहिस्ता से उसके पीछे गया। उसने देखा कि जज ने दवाइयों की अलमारी में से जल्दी से एक बोतल उठाकर बाकी बोतलों के पीछे छुपा दी। फिर वो मुड़ा और कामरान से बोला, एल्यूमिनियम नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, कोरामीन मौजूद है, वो इससे भी बेहतर है। कामरान को ये बात पसंद आई
और वो कोरामीन की शीशी तलाश करने में जज की मदद करने लगा ही था कि अदनान भागता हुआ आया। भाईजान, मिस्टर क्रॉस्बी की नब्ज बंद हो गई है। क्रॉस्बी हल्दी की तरह जर्द था जैसे लाश होती है। सारे जिस्म पर पसीने के कतरे थे। कामरा ने उसके मुंह पर मुंह रखा और जोर से फूंक मारी। उसने ऐसा 2-3 बार किया, यहाँ तक कि क्रॉस्बी सांस लेने लगा, लेकिन जब तक दिल को ताकत न मिले सांस जारी नहीं रह सकती। न जाने जज को कोरामीन मिली थी या नहीं। कामरान ये सोच ही रहा था कि जज दवा से भरी हुई सिरिंज लेकर आ गया और जख्म के मुकाम पर टीका लगाने लगा। कामरान ने सोचा कि टीका तो बाजू या रान में लगाते हैं, ये कौन सी जगह है टीका लगाने की। इतने में क्या देखता है कि सिरिंज में ब्राउन रंग की दवा भरी हुई है। इससे पहले कि जज सुई चुभोता, कामरान ने सिरिंज खींच ली। जज ने घबराकर कामरान की तरफ देखा तो वो बोला, माफ़ कीजिए, आपको गलती लगी है, सिरिंज में कोरामीन नहीं है, ये तो इको जहर मालूम होता है। जज ने सिरिंज को गौर से देखा और बोला, तुम ठीक कहते हो, अच्छे मौके पर तुमने देख लिया। दरअसल कोरामीन और इको की शीशियाँ बिल्कुल साथ साथ रखी हैं, इसलिए मुझसे गलती हो गई। कामरान डिस्पेंसरी की तरफ भागा। उसके पीछे पीछे जज था। कामरान को शक सा हुआ, लेकिन उसने देखा कि बात वही थी जो जज ने कही थी, यानी इको और कोरामीन की शीशियाँ बिल्कुल साथ साथ पड़ी थी। कामरान अपने शक पर शर्मिंदा हुआ। उसने जज को सिरिंज में कोरामीन भरने में मदद दी और उसकी इजाज़त से क्रॉस्बी की रान में टीका लगा दिया। निस्फ घंटे तक कामरान क्रॉस्बी की नब्ज देखता रहा। नब्ज की रफ्तार एकदम तेज़ हो गई। ये बड़ी खतरनाक निशानी थी, लेकिन अल्लाह ने करम कर दिया और चंद ही सेकंड में नब्ज की रफ्तार बाकायदा हो गई। जज इस दौरान बेचैनी से पहलू बदलता रहा। वो बोला, हम दोनों बड़े गहरे दोस्त हैं। जानवरों को डाकुओं से निजात दिलाने का हमने तहैया कर रखा है। जब ये डाकू मेरी अदालत में लाए जाते हैं तो मैं उन्हें शदीद सजाएं देता हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें उसने रुमाल से साफ कर दिया। कामरान सोचने लगा कि ये शख्स या तो बहुत बड़ा इंसान है या फिर बहुत बड़ा एक्टर, लेकिन अदनान के चेहरे पर नागवारी का एहसास था और वो जज के मुतालिक अपनी सोच में किसी और ही तरफ निकल गया था। क्रॉस्बी ने ज़रा पहलू बदला तो जज तेज़ी से उसके सरहाने पहुंचा और कामरान से बोला, अब तुम परे हट जाओ। ये कहकर वो क्रॉस्बी की नब्ज देखने लगा। क्रॉस्बी ने आंखें खोली तो उसने जज को अपने ऊपर झुका हुआ पाया। पहले तो क्रॉस्बी कुछ देर चुप रहा, फिर नहायत धीमी आवाज़ में बोला, शुक्रिया जज, मुझे पता था आप मेरी जान बचाएंगे। इन लड़कों से मिले हो, हमें तो आपकी ही पड़ी है, एक दूसरे से तारुफ का मौका ही नहीं मिला, तो अब मिलो। ये है कामरान और ये उसका छोटा भाई अदनान, और ये है जज सुंदर सिंह, मेरे बेहतरीन दोस्त। ये पहले भी मेरी जान बचा चुके हैं। क्रॉस्बी ने कहा। जज बोला, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। क्रॉस्बी ने कामरान से कहा, जज साहब बहुत नेक दिल इंसान है, मुझे उम्मीद है तुमने इन्हें जहर निकालते हुए गौर से देखा होगा, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो तुम भी ये काम कर सको। कामरान बोला, जी हाँ, बड़े गौर से देखा था, और वो कहना चाहता था कि अगर मैं गौर से ना देखता तो आप अब तक जिंदा ना होते, लेकिन फिर उसने सोचा कि सिरिंज में गलत दवा भरने की गलती तो किसी से भी हो सकती है। आखिर जज को क्रॉस्बी को मारकर क्या फ़ायदा होता। साथ ही उसे फिर ख्याल आया कि किसी को कत्ल करने का उससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। इको जहर क्रॉस्बी के जिस्म में पहले ही सरायत कर चुका था। अगर जख्म की जगह पर उस जहर का एक और टीका लगा दिया जाता तो किसी को भी ये पता ना चल सकता कि ये तीर का जहर नहीं है, लेकिन कामरान ने यह ख्याल दिमाग से निकाल दिया। क्रॉस्बी की आवाज़ आई, सुंदर, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि ये लड़के हमें डाकुओं के खिलाफ मदद देने आए हैं। जज बोला, ये 2 लड़के उन बेशुमार डाकुओं के मुकाबले में हमारी क्या मदद कर सकेंगे। क्रॉस्बी ने कहा, ये आम लड़के नहीं हैं। तुमने अखबारों में पढ़ा होगा कि चांद पहाड़ी पर ऐसे ही डाकुओं ने 2 लड़कों और उनके वालिद सौलत मिर्ज़ा के हाथों बड़ी जिल्लत उठाई थी। ये ही वो लड़के हैं। जज बोला, लेकिन वो छोटा सा इलाका था और ये बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ 2 आदमियों से क्या फ़र्क पड़ेगा। क्रॉस्बी बोला, इनके 30 साथी भी तो आ रहे हैं। कब? कल दोपहर तक। ये खबर जज पर गोया बिजली बनकर गिरी। वो तेज़ी से बोला, मैं चलता हूँ। नैरोबी जाता हुआ यूं ही ज़रा इधर से गुजरा था। अफसोस कि इन लोगों ने तुम्हें ज़ख्मी कर दिया। कहाँ थे वो लोग? यहाँ से मगरिब की तरफ कोई 7 मील पर। खुदा हाफिज़। खुदा करे तुम्हारा डाकुओं पर अगला हमला कामयाब रहे। और लड़कों, बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। जज के जाने के बाद क्रॉस्बी ने लड़कों से कहा, तुम बहुत थक चुके हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र ना करो। 3 नंबर कैबिन तुम्हारे लिए है, जाओ आराम करो। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो किसी रेंजर को आवाज़ दे देना। जब ये लड़के क्रॉस्बी के कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने कार स्टार्ट होते सुनी। ये यकीनन जज सुंदर सिंह की कार थी, लेकिन कोई गड़बड़ ज़रूर थी। कार शुमाल की तरफ नैरोबी को नहीं जा रही थी, बल्कि मगरिब की तरफ जा रही थी। वो दोनों गरूब होते हुए सूरज की रोशनी में कार को नज़रों से ओझल होते देखते रहे। आखिर अदनान बोला, उस शख्स की हरकतें कुछ अजीब सी दिखाई देती हैं।
उन लड़कों को चांद पहाड़ी की मुहिम के सिलसिले में जिन खैमों में रहना पड़ा था, उसके मुकाबले में ये कैबिन बहुत आरामदेह था। उसमें एक बड़ा सा कमरा था जिसमें 2 कुर्सियाँ थीं। सोने के कमरे में 2 बिस्तर थे और सबसे बढ़कर ये कि बरामदा भी था जिसमें 2 कुर्सियाँ और एक मेज़ पड़ी थी। उन्होंने खाना बाहर ही बैठकर खाया और फिर सामने वाले ऊंचे पहाड़ के मुतालिक बातें करते रहे। जब सूरज गुरूब हो गया तो पहाड़ पर बर्फ़ का रंग बहुत खूबसूरत हो गया और फिर तारे निकल आए। रात को जो जानवर इधर आते थे वो आना शुरू हो गए। कामरान अंदर से दूरबीन निकाल लाया और सामने देखते हुए बोला, ज़ेब्रा, पूरा गिरोह। अदनान बोला, लेकिन ये पानी की आवाज़ कैसी है? उसने कामरान से दूरबीन लेकर देखा। एक पहाड़ जितना जानवर उसके सामने खड़ा था और दूरबीन में तो इतना नज़दीक नज़र आता था जैसे वो उसे हाथ से छू लेगा। वो चिल्लाया, अरे ये हाथी है, देखो वो नलके की टोंटी खोल रहा है। क्या बकते हो? कामरान चिल्लाया, इधर लाओ दूरबीन। कामरान ने दूरबीन में से देखा कि वाकई हाथी अपनी सूंड से नलके की टोंटी खोल रहा था। पानी जोरदार बुछार से निकला। उसने बाल्टी की तरह सूंड पानी की धार के नीचे रख दी और थोड़ी देर बाद पानी से भरी हुई सूंड उठाकर मुंह में डाल ली। उसने ऐसा कई बार किया। लड़कों ने अंदाज़ा लगाया कि वो एक बार में 6 गैलन के करीब पानी पी जाता होगा, लेकिन पानी पीकर उसका काम ख़त्म नहीं हुआ। उसने सूंड में पानी भर भर कर अपने जिस्म को धोना शुरू कर दिया। ये सब कुछ करके वो जिधर से आया था उधर चला गया, टूंटी खुली छोड़ गया। कामरान बोला, हमें ये टूंटी बंद कर देनी चाहिए वरना क्रॉसबी को खुद आना पड़ेगा और उसकी हालत अच्छी नहीं है। अदनान बोला, ऐसा करना खतरनाक होगा, खुदा जाने हाथियों के अलावा और क्या क्या होगा वहाँ। तुम बहुत बुज़दिल हो और जैसे आप तो बहुत बहादुर हैं, आप बंद कर देना जाकर। अदनान बोला, बेहतर है मैं ही बंद कराता हूँ। ये कहकर कामरान बाहर निकला। उसने सोचा कि अब कौन टॉर्च लेने अंदर जाए, आवाज़ से ही अंदाज़ा कर लूँगा कि टोंटी कहाँ है। उसे मालूम नहीं था कि उसका शरीर भाई दबे पाँव कैबिन से निकल गया है और अब वो उसके पीछे खड़ा था। कामरान टोंटी बंद करके वापस हुआ तो उसे अपने पीछे किसी जंगली दरिंदे की आवाज़ सुनाई दी। खौफ से उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो भागकर बरामदे में आया, लेकिन कैबिन में जाने से पहले उसे ख्याल आया कि अदनान को साथ ले चले। उसने अदनान को जहाँ छोड़ा था वो वहाँ नहीं था। वो समझा कि दरिंदे की आवाज़ सुनकर वो अंदर कैबिन में चला गया होगा। ये सोचकर वो अंदर चला गया और कुंडी चढ़ा दी। अब उसने आहिस्ता से अदनान को पुकारा, अदनान तुम यहाँ अंदर हो ना? लेकिन अंदर कोई होता तो आवाज़ आती। उसने फिर एक बार जोर से आवाज़ दी, अदनान तुम कहाँ हो? जवाब में बरामदे से लगड़ भगड़ जैसी हंसने की आवाज़ आई। ये अदनान था। कामरान गुस्से से चिल्लाया, उल्लू अंदर आओ। अदनान हंसता हुआ अंदर आया तो कामरान से भी हंसे बगैर न रहा गया। उसने अदनान को धक्का देकर कुर्सी पर गिरा दिया, फिर उसके ऊपर चढ़ गया। उसकी पीठ पर 2 घूंसे लगाए, फिर हंसकर बोला, फिलहाल यही काफ़ी है। जब वो सोने लगे तो अदनान बोला, मुझे तो इस कमरे में चूहों, चमगादड़ों और छिपकलियों की बदबू आ रही है, खिड़की खोल लो। कामरान बोला, क्रॉसबी ने मना किया था, कह रहा था चीता इस खिड़की से अंदर आ सकता है। अदनान बोला, ऐसे ही वो डरा रहा था हमें, चीता इसके अंदर कैसे आ सकता है? उसे भला क्या ज़रूरत पड़ी है अंदर आने की? कामरान बोला, मैं इस बड़ी खिड़की को खोलने का खतरा मोल नहीं ले सकता। अदनान बोला, तो फिर ये अपने सरहाने वाली छोटी खिड़की खोल लेता हूँ। तुम्हारी मर्जी, कामरान ने कहा, अगर कोई मेहमान आ गया तो शोर मत करना। अदनान ने ख्वाब में देखा कि उसकी और कामरान की कुश्ती हो रही है। कामरान उसकी छाती पर चढ़ा बैठा है और उसे सांस लेना दुश्वार हो रहा है। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। कोई चीज़ उसके ऊपर बैठी थी, शायद चीता था। वो चीखने ही वाला था कि उसे ख्याल आया कि रात को उसने लगड़ भगड़ बनकर कामरान को डराया था, वही उस वक्त बदला ले रहा है। वो कुछ देर चुप लेटा रहा, फिर हंसकर बोला, भाईजान मैं बिल्कुल नहीं डरता, जाओ जाकर सो जाओ। लेकिन कामरान ने कोई जवाब ना दिया। अदनान को अपने मुंह पर किसी का गरम गरम सांस महसूस हुआ और नुकीले से पंजे भी। वो फिर बोला, नाखून तो काटा कीजिए अपने। अचानक दूसरी चारपाई से कामरान की आवाज़ आई, क्या हो रहा है ये? अदनान का खून खुश्क हो गया। वो कांपते हुए बोला, आप कहाँ हैं भाईजान? मैं अपने बिस्तर पर हूँ, मुझे किसी चीज़ ने जगा दिया, शायद चीता था। इतने में फर्श पर आहट सी हुई। चीता कमरे में दौड़ रहा था। कामरान ने सरहाने से टॉर्च उठाई। रोशनी में उसने देखा कि चीता एक बड़े से चूहे को मुंह में दबाए खिड़की से बाहर कूद रहा है। कामरान बोला, काफ़ी ताज़ा हवा खा चुके, अब खिड़की बंद कर लो। अदनान ने खिड़की बंद कर दी, लेकिन जंगली जानवरों की आवाज़ों में उसे काफ़ी देर तक नींद नहीं आ सकी। ऐसा महसूस हुआ जैसे 5 ही मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अदनान ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सूरज निकलने वाला था और क्रॉसबी खड़ा मुस्कुरा रहा था। लड़के उसे देखकर बहुत खुश हुए। कपड़े पहन लो, चाय तैयार है, क्रॉसबी ने कहा। जब वो बरामदे में आए तो मेज़ पर 3 कप रखे थे, जिनमें से भाप निकल रही थी।
धुंध की वजह से पहाड़ी का दामन तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन चोटी पर बर्फ चमक रही थी। नीचे झाड़ियों में और दूर जंगल में जानवर नजर आ रहे थे। क्रॉसबी बोला, यहाँ जंगली जानवर देखने का यही वक्त होता है। जल्दी से चाय पियो और चलो, जरा तुम्हें एक चक्कर लगवा लाऊं। नाश्ता वापसी पर करेंगे। वो सब जीप में बैठ गए। अभी आध मील ही चले होंगे कि जंगली भैंसों के एक रेवड़ ने उनका रास्ता रोक लिया। क्रॉसबी बोला, इनमें से गुजरना बहुत मुश्किल होगा। एक बड़ा भैंसा आगे आया तो क्रॉसबी फिर बोला, ये उनका लीडर है, वो देखो 20 कदम आगे आ गया है। अब अगर उसने इशारा कर दिया तो ये सब जीप पर हमला कर देंगे। उनके सर लोहे से ज़्यादा मजबूत होते हैं और कार या जीप को कबाड़ियों के काबिल भी नहीं छोड़ते। कामरान ने पूछा, तो क्या ये वाकई हमला कर देंगे? मैं ज़रा बाहर निकल कर देखता हूँ। ये कहकर क्रॉसबी ने जीप का दरवाज़ा खोला और बड़बड़ाया, ये भैंसा तो एक दिन उधर कैंप में भी आया था, मैंने उसे पानी भी पिलाया था, शायद पहचान ले। जो ही भैंसे ने जीप का दरवाज़ा खुलता देखा, वो गुस्से से घबराया और आगे बढ़ा, लेकिन जब उसे क्रॉसबी दिखाई दिया तो उसके बढ़ते हुए कदम रुक गए। उसने सारे रेवड़ को कुछ ऐसी आवाज़ दी कि वो वापस मुड़ गया। क्रॉसबी ने दोबारा गाड़ी चलाई। इर्द गिर्द बेशुमार जानवर इधर उधर जा रहे थे। वो एक ऐसी जगह रुक गए जहाँ से थोड़ी दूर कोई 2 दर्जन के करीब हाथी खड़े दरख्तों की टहनियाँ तोड़ रहे थे। कामरान ने कैमरा दुरुस्त किया कि कुछ तस्वीरें उतार ले। वो हाथियों से 30 गज के फासले पर जाकर रुक गया। हाथी कैमरे और बंदूक का फर्क समझते थे। उन्होंने कुछ न कहा। कामरान ने चंद तस्वीरें उतारी, लेकिन अब हाथियों का मूड बिगड़ रहा था। कामरान भागकर जीप में आ गया। कोई आध मील चलकर क्रॉसबी ने फिर जीप रोक ली और बोला, अब मैं तुम्हें एक अजीब चीज़ दिखाता हूँ। वो देखो, वो सामने। लड़कों ने देखा कि एक बहुत बड़ा दरख्त गिरा पड़ा है और एक हाथी उसके पास खड़ा है। कामरान बोला, इसमें क्या अजीब बात है? देखो तो सही। गिरे हुए दरख्त के तने की छाल पहले ही उजड़ी पड़ी थी और अंदर से सफ़ेद लकड़ी साफ नजर आ रही थी। अचानक हाथी ने दोनों बड़े दांत जोर से लकड़ी में गाड़ दिए और पूरा जोर लगाया। चिड़चिड़ाने की आवाज़ आई और उसने 2 इंच चौड़ी और 6 फुट लंबी लकड़ी तोड़ ली। अदनान बोला, इसका क्या करेगा ये? हाथी ने उस लकड़ी को सूंड से उठाया और मुंह में डाल लिया। क्रंच क्रंच की आवाज़ आई और 10 सेकंड के अंदर लकड़ी यूं हाथी के पेट में गायब हो गई, जैसे वो लकड़ी नहीं बल्कि आलू के चिप्स खा रहा हो। हाथी एक के बाद दूसरा फिर तीसरा लकड़ी का टुकड़ा छील छील कर खाता गया, जैसे वो कोई नहायत लजीज चीज़ हो। कामरान बोला, अगर ये यूं ही लकड़ी खाता रहा तो एक दिन लकड़ी का हाथी बन जाएगा। उन्होंने हाथियों को दरख्तों की टहनियाँ तो खाते देखा, बड़े बड़े दरख्त भी जड़ से उखाड़ते देखा, लेकिन यूं मज़े से लकड़ी खाते कभी नहीं देखा था। हाथी लकड़ी खाने में यूं महर था कि उसने जीप के रुकने और लड़कों के बाहर निकलने पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपना काम करता गया। कामरान ने ये सोचकर कुछ तस्वीरें उतारी कि वैसे तो लोग इस बात को तस्लीम ही नहीं करेंगे कि हाथी लकड़ी भी खाता है। अदनान बोला, हाथी की खुशकिस्मती थी कि उसे इतना बड़ा दरख्त ज़मीन पर पड़ा मिल गया। क्रॉसबी बोला, ये दरख्त इसी हाथी ने खुद गिराया है। ये मंजर तो यहाँ आम है। जीप फिर चल दी और एक घाटी पर चढ़ गई। ये रेंजर पोस्ट चौकी थी। ये रेंजर पोस्ट थी और एक रेंजर यहाँ हर वक्त ड्यूटी पर रहता था। इस वक्त वो दूरबीन से कहीं दूर देख रहा था। क्रॉसबी वहाँ पहुँचा तो उसने अदब से सलाम किया। क्रॉसबी ने पूछा, कोई ख़ास चीज़ है क्या? नहीं जनाब, रेंजर ने जवाब दिया, कुछ परिंदे हैं। क्रॉसबी ने दूरबीन से देखा, फिर बारी बारी कामरान और अदनान को दिखाया। जंगल के एक सिरे पर चंद गिद्ध किसी मरी हुई चीज़ पर मंडला रहे थे। कामरान ने पूछा, ये भी डाकुओं की कोई शरारत है क्या? क्रॉसबी ने कहा, रेंजर की चौकी से इतना करीब आने की ये लोग जुर्रत नहीं करते। हम वहाँ चलकर देखते हैं। वो उस जगह पर पहुँचे तो वहाँ दरख्तों के झुंड के पास एक मरा हुआ जानवर पड़ा था। ये लोग जीप से बाहर निकले तो गिद्ध उड़ने शुरू हो गए। क्रॉसबी बोला, मुर्दा गैंडा, और वो तीनों भागकर उसके पास गए। गोश्त खाया जा चुका था, पिंजर बाकी था, सख्त बदबू आ रही थी। अदनान बोला, बेचारा बीमार होगा। कामरान बोला, ये डाकुओं का तो काम नहीं। अदनान बोला, लेकिन मिस्टर क्रॉसबी कह रहे हैं कि रेंजर पोस्ट के पास डाकू आते हुए डरते हैं। क्रॉसबी बोला, मेरा ख्याल गलत था। ये देखो, इसके दोनों सींग गायब हैं। कोई जंगली जानवर तो सींग खाता नहीं। ये यकीनन डाकू ले गए हैं और ये गैंडा खुद नहीं मरा। ये देखो, हलक में नेज़े का जख्म। अब तुम अंदाज़ा लगाओ कि ये लोग कितने निडर हैं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। चलो जीप में बैठो, मैं तुम्हें डाकुओं के जुल्म का एक और नमूना दिखाता हूँ। चंद मिनट बाद क्रॉसबी ने गाड़ी रोकी और कहा, ये दरिया साऊ है, लेकिन लड़कों को इर्द गिर्द कोई दरिया नजर नहीं आ रहा था। उनकी हैरानी देखकर क्रॉसबी बोला, कभी दरिया पर चले भी हो? जी, दरिया पर कैसे चलते हैं? ये जो चट्टान है ना, जिस पर अब हम खड़े हैं, ज़रा गौर से देखो, ये क्या है? अदनान बोला, ये तो लावा नज़र आता है। बिल्कुल, ये लावा ही है। किसी ज़माने में ये सामने वाला आतिशफिशां पहाड़ फटा और लावा बह निकला और दरिया पर छा गया। उसके नीचे दरिया है। कामरान और अदनान इधर उधर घूमे फिरे तो वाकई खोखले पत्थर से महसूस हुए।
क्रॉसबी बोला, आओ अब नीचे की तरफ चलें। वो नीचे की तरफ चले गए और तेज़ पानी की आवाज़ तेज़ होती गई। कोने पर पहुंचे तो लावे की तह के नीचे से पानी ज़बरदस्त दबाव के साथ बाहर निकल रहा था और कुछ दूर जाकर एक बड़ी झील की शक्ल इख्तियार कर गया था। क्रॉसबी बोला, अब तक तो हम पानी के ऊपर फिर रहे थे, आओ अब उसके नीचे चलें। ये कहकर उसने कुछ झाड़ियाँ हटाईं तो चट्टान के अंदर नीचे को जाती हुई सीढ़ियाँ नजर आईं। नीचे एक कमरा था जिसमें शीशे लगे हुए थे और पानी के नीचे सब कुछ नजर आ रहा था। उन्होंने शीशों पर नाक रखकर गौर से देखा, लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा इससे वो कुछ घबरा गए। पानी में लातादाद खूबसूरत घुड़ मछलियाँ थीं, लेकिन इस वक्त ना तो वो तैर रही थीं और ना खूबसूरत नजर आती थीं। पानी भी गदला और सुर्ख था और उसमें उन खूबसूरत घुड़ मछलियों की लाशों के अंबार लगे थे। उनकी लंबी दुमें काट ली गई थी। मछलियों के बच्चे अपनी माओं की लाशों के गिर्द घूम रहे थे। फिर देखते ही देखते मगरमच्छ उनको चट कर गए। कामरान और अदनान घबराकर वहाँ से हट आए। क्रॉसबी ने उनकी परेशानी का अंदाज़ा लगा लिया था। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बड़े दुख से कहा, मैंने कहा था ना कि ये लोग अपना मकसद हासिल करने के लिए बड़े से बड़ा जुल्म करने से भी नहीं हिचकिचाते। कामरान बोला, लेकिन इन मासूम मछलियों को मारकर उन्हें क्या मिलता है? बहुत कुछ मिलता है। क्रॉसबी बोला, तुम जानते हो घुड़ मछली बहुत खूबसूरत होती है और इसकी दुम गज भर लंबी होती है। इस दुम से बहुत उम्दा चाबुक बनाया जाता है, लेकिन ये इतनी बारीक होती है कि एक दुम काटकर चाबुक नहीं बनता, लेकिन 3-4 दुमों को मिलाकर एक चाबुक बनाया जाता है। ये चाबुक बहुत ही कीमती होते हैं। जिसके हाथ में ये चाबुक हो उससे हैवान और इंसान सब डरते हैं। अदनान बोला, फिर तो इन मछलियों को हज़ारों की तादाद में कत्ल किया जाता होगा। क्रॉसबी बोला, देख नहीं रहे, सारा पानी सुर्ख हो गया है। वो खामोशी से वहाँ से निकलकर जीप में आकर बैठ गए। उन्होंने सुना तो था कि यहाँ जानवरों पर बड़ा जुल्म हो रहा है और डाकू दौलत कमाने के लालच में जानवरों की कई नस्लों का बिल्कुल सफाया कर चुके हैं। लेकिन अब जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो उनका इरादा पक्का हो गया कि इन खूनी डाकुओं को ज़रूर ठिकाने लगाना चाहिए। उन्होंने बड़े बोझल दिल से नाश्ता किया। वो अब बेचैनी से अपने आदमियों और सामान का इंतज़ार कर रहे थे कि उनके पहुँचते ही डाकुओं के खिलाफ मुहिम शुरू कर दें। कामरान के 30 साथी, जिनके स्याह चेहरों पर मट्टी की तह जमी हुई थी, दोपहर को पहुँच गए। वो 14 गाड़ियों में आए थे। उन्होंने उतरते ही कामरान और अदनान को सलाम किया। वो आपस में बहुत बेतकल्लुफ़ दिखाई देते थे। उन्होंने इसे पेशतर कामरान, अदनान और उनके वालिद के साथ बहुत सी मुहिमों में हिस्सा लिया था और जंगली दरिंदों को पकड़ने में ये लोग बहुत माहिर थे। खाने के बाद मार्क क्रॉसबी ने उन्हें इस कैंप के मुतालिक बताया जो वो जहाज़ में देख कर आए थे। उसने उन्हें ये भी बताया कि ये डाकू किस तरह बेगुनाह जानवरों का कत्लेआम कर रहे हैं। कामरान के साथी, जिन्हें आमतौर पर सफरी कहा जाता था, ये सुनकर जोश में आ गए और सब एक जुबान होकर चिल्लाए, हम उन्हें मार देंगे, कच्चा चबा जाएंगे। क्रॉसबी उन्हें हाथ के इशारे से खामोश करवा के बोला, यही तो मुश्किल है कि हमें उन्हें मारना नहीं है, हम बंदूकें साथ लेकर नहीं जाएंगे। सफरियों में से एक शख्स, जिसका नाम जोरू था और जो रास्ता तलाश करने में माहिर था, बोला, लेकिन उन लोगों के पास तो जहरीले तीर, नेज़े, खंजर और कुल्हाड़ियाँ होंगी, वो तो हमें मारने की कोशिश करेंगे। यही तो असल मसला है। यहाँ के कानून के मुताबिक हम उन डाकुओं को जान से नहीं मार सकते, बल्कि जिंदा गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर सकते हैं। वहाँ उन्हें कैद की सज़ा या जुर्माना होता है। आपको दरिंदे गिरफ्तार करने का तो तजर्बा है ना। आप ये समझ लें कि ये डाकू जंगली दरिंदे हैं और उन्हें जिंदा गिरफ्तार करना है। सफरियों की मुस्कुराहट गायब होती देखी तो कामरान बोला, देखिए, ये काम आपकी तवक्का से बढ़कर मुश्किल है। आपको खुली छुट्टी है कि आप में से जो इस मुश्किल मुहिम में हिस्सा ना लेना चाहे वो यहीं कैंप में रहे, कोई मजबूरी नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये काफिला मुहिम पर रवाना हो रहा था तो कोई भी सफरी पीछे न रहा। इस मुहिम में सफरियों के अलावा एक और जानदार भी था और वो थी जोनू कुतिया। ये सफरियों में से एक शख्स माली की थी। जोलू के पास एक ऐसा हथियार था जो और किसी के पास नहीं था और वो था लंबे और तेज दांत। बंदूक के इस्तेमाल पर कानूनी पाबंदी थी, लेकिन दांतों के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन जीप में बैठे हुए क्रॉसबी, कामरान और अदनान सोच रहे थे कि डाकुओं के तीरों और भालों के मुकाबले में जोलू के दांत अकेले क्या करेंगे। क्रॉसबी बोला, शायद वो हमारी गाड़ियों को देखकर भाग जाएं। कामरान ने कहा, ये तो अच्छा नहीं होगा, हम तो उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। क्रॉसबी बोला, अगर उनका लीडर ब्लैक बियर्ड उनके साथ ना हुआ तो वो भाग जाएंगे, लेकिन अगर वो मौजूद हुआ तो फिर वो मुकाबला ज़रूर करेंगे। अगर हम किसी तरह उनके पुरस्कार लीडर को गिरफ्तार कर लें तो फिर सारी मुसीबत ही ख़त्म हो जाए। कामरान सोचने लगा कि ऐसा क्या तरीका हो कि बंदूक या किसी और जानलेवा हथियार के बगैर गुजारा हो जाए। अचानक उसे एक ख्याल आया और वो क्रॉसबी से बोला, जान लेने पर तो पाबंदी है, लेकिन किसी को सुला देने पर तो पाबंदी नहीं। क्रॉसबी उसे घूरते हुए बोला, वो कैसे? कामरान बोला, जानवरों को तो हम सुला दिया करते हैं,
मेरा ख्याल है इंसानों पर भी ये तरकीब चल जाएगी। ज़रा गाड़ी रोकना। क्रॉसबी बोला, कुछ बताओ तो सही। अभी नहीं, ये कहकर कामरान जीप से उतर गया और सप्लाई वैगन में दाखिल हो गया। कारवां चलता रहा और कामरान सप्लाई वैन में बैठा काम करता रहा। वो पेंसिल जितनी लंबी और उंगली जितनी मोटी नलियों में से एक सफ़ेद माया भरता रहा। उन नलियों के एक सिरे पर टीका लगाने वाली सुई लगी हुई थी और दूसरे सिरे पर परों का एक गुच्छा था। काफिला जो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चक्कर काटता हुआ जा रहा था अचानक रुक गया। सामने कांटों की एक बाड़ थी और काफिला उस बाड़ से 500 गज के फासले पर रुका था। उससे आगे जाना मुनासिब नहीं था, वरना डाकू बाड़ के अंदर से ही तीरों की बौछार कर देते। कामरान कूदकर सप्लाई वैगन से बाहर निकला तो एक सफरी ने उसे नलियों का वो ढेर पकड़ा दिया जो उसने सफ़र के दौरान तैयार किया था। वो क्रॉसबी के पास जाकर बोला, ज़रा मेरा हाथ बटाएं, ये नलियाँ उन लोगों में तकसीम कर दें। लेकिन ये है क्या? क्रॉसबी ने हैरान होकर पूछा। मैंने दवा भरी है इनमें, कामरान बोला। नहीं भाई, जहर वाली बात गलत है, क्रॉसबी ने कहा। जहर नहीं है साहब, मैंने कहा था ना कि ये नींद लाने वाली दवा है। दुश्मन को एक नज़र देखने के लिए तमाम लोग गाड़ियों से उतरकर बाहर आ गए। सबको 3-3 नलियाँ दे दी गई, लेकिन दुश्मन का दूर दूर तक पता नहीं था। अलबत्ता बाढ़ के उस पार कुछ झोंपड़ियाँ दिखाई दे रही थी, लेकिन ना कोई आदमी दिखाई देता था और ना किसी किस्म की आवाज़ ही उधर से आ रही थी। हाँ, उन जानवरों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी जो फंदों में फंसे हुए थे। सफरी कुछ करने के लिए बेचैन थे। उनमें से कुछ लोग जोश में ज़रा आगे बढ़े तो क्रॉसबी चिल्लाया, कामरान इन्हें पीछे रखो, यहाँ कदम कदम पर फंदे हैं। कामरान के इशारे पर तमाम लोग पीछे लौट आए। अचानक अदनान उंगली उठाते हुए बोला, वो देखो। कामरान ने देखा लेकिन उसे कुछ नज़र नहीं आया। इस पर अदनान बोला, वो गायब भी हो गया। मैंने इसे बिल्कुल साफ देखा है, सफ़ेद चेहरा और वैसे ही दाढ़ी। मैं शर्त लगाता हूँ कि ये ब्लैक बियर्ड था। मैंने उसे बिल्कुल साफ देखा है, सफ़ेद चेहरा और सियाह दाढ़ी। मैं शर्त लगाता हूँ कि ये ब्लैक बियर्ड था। कामरान समझ गया कि ब्लैक बियर्ड अदनान के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है और ये उसका महज ख्याल था। इंतज़ार लंबा होता जा रहा था। दरअसल कामरान डाकुओं को ये बताना चाहता था कि सफरी उनसे डर रहे हैं। ज़ुलू कुतिया भौंकने लगी और फिर बाढ़ की तरफ दौड़ी। उसकी आका माली ने उसे बुलाया तो वो वापस आ गई, लेकिन लगातार भौंकती रही। अचानक एक स्याह सर निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कामरान बोला, वो हमें निहत्थे समझकर शेर हो रहे हैं। वाकई जब उन लोगों ने देखा कि उनके दुश्मनों के पास ना तो बंदूकें हैं ना कोई और हथियार, तो वो तीर और नेज़े ताने आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकले। वो कोई 50 के करीब थे और अपने बनाए हुए फंदों के दरमियान एहतियात से चल रहे थे। वो सफरियों को यूं घूर घूर कर देख रहे थे जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा हो। भला उन लंबे लंबे जहरीले नेज़ों और तीरों के मुकाबले में ये पेंसिलों जितनी नलियाँ क्या काम करेंगी? एक डाकू ने हंसना शुरू कर दिया। दूसरे भी सफरियों का मजाक उड़ाने लगे। एक दो ने तीर भी फेंके, लेकिन वो सफरियों से दूर ही गिरे। कामरान बोला, तैयार रहो, लेकिन अभी कुछ मत करना। उधर भी कोई शख्स झाड़ियों में छुपा डाकुओं को हिदायत दे रहा था। वो डाकुओं की तरह नंगा नहीं था। उसने शिकारी लिबास और बूट पहन रखे थे। उसका सफ़ेद चेहरा और स्याह दाढ़ी साफ नजर आ रही थी। अदनान चिल्लाया, वो देखो, मैं ना कहता था कि मैंने ब्लैक बियर्ड को देखा है। ब्लैक बियर्ड ने हुक्म दिया तो तमाम डाकुओं ने तीर पुश्त पर वापस डालकर नेज़े संभाल लिए। उस पर सफरी समझ गए कि वो आगे आएंगे, क्योंकि नेज़ा नज़दीक से लड़ने के लिए होता है। सफरी कामरान की तरफ देख रहे थे, लेकिन कामरान डाकुओं को आगे बढ़ते देखता रहा और जब वो 20 फुट के फासले पर रह गए तो उसने ज़ोर से कहा, तैयार। इस पर तमाम सफरियों ने नलियाँ उठा ली। कामरान अपनी तजवीज़ पर खुश हो रहा था। उसकी कामयाबी नज़दीक थी और कामयाबी की वजह ये थी कि उस इलाके के लोग अभी तक उन नलियों से वाकिफ़ नहीं थे। लेकिन ऐन आखिरी लम्हे उसे अपनी स्कीम नाकाम होती नजर आई। ब्लैक बियर्ड ने अपने आदमियों को फ़ौरन पीछे हटने का हुक्म दिया। वो समझ गया था कि क्या होने वाला है, लेकिन डाकू नहीं समझे थे। एक लम्हे के लिए उनकी समझ में कुछ न आया कि क्या करें। यही वो लम्हा था जब कामरान ने अपने आदमियों को हमले का हुक्म दे दिया। नलियाँ फ़ज़ा में उछलीं और इससे पहले कि डाकुओं की समझ में कुछ आता, सुइयाँ उनकी स्याह चमड़ियों में खुब गईं। पहले तो उन्होंने ख्याल किया कि ये इको जहर है, लेकिन जब उन्होंने सुइयाँ निकाल कर सफ़ेद माया सी चीज़ देखी तो वो समझे कि ये कोई ज़्यादा ही ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि इको तो ब्राउन रंग का होता है। कुछ तो दवा का असर और कुछ खौफ। डाकुओं में भगदड़ मच गई, लेकिन वो भागते कैसे? गश खा खा कर गिरने लगे। कुछ उन फंदों में गिर गए जो उन्होंने जानवरों के लिए बनाए थे। अब उनका शोर बंद हो गया। जो जहाँ था वहीं सो गया। सफरियों ने उन डाकुओं को गाड़ियों में डाला तो कामरान को अचानक कुछ याद आ गया। उसने कहा, अरे गजब हो गया, ब्लैक बियर्ड किधर गया? जोरू इधर आओ, कुतिया को भी साथ लाओ। वो उछल कर बाढ़ के पार गए। एक एक झोंपड़ी को देखा और ज़ुलू को उस जगह ले गए जहाँ ब्लैक बियर्ड खड़ा था। कुतिया पहले ज़मीन को सूंघती रही,
फिर एक तरफ भाग पड़ी। ये लोग उसके पीछे चले तो वो एक दरिया के किनारे जाकर भौंकने लगी और फिर दरिया में छलांग लगा दी। कामरान मायूस हो गया। उसने माली से कहा कि कुतिया को वापस बुला ले, अब मजीद पीछा फजूल है। ब्लैक बियर्ड उनके हाथ से निकल चुका था। वो मुंह लटकाए वापस आया तो क्रॉसबी बोला, फिक्र ना करो, आखिर तुमने डाकू तो पकड़ ही लिए हैं। तुम्हें मायूस होने की बजाय खुश होना चाहिए। ये सब तुम्हारी ही हिम्मत से हुआ है। फिर सही, आखिर जाएगा कहाँ वो? कामरान ने कहा, अब वो किसी और जगह जाकर डाकुओं का कोई और गिरोह बनाएगा। अफसोस। क्रॉसबी ने कीनिया की बंदरगाह मोम्बासा के जेलर के नाम खत लिखकर ड्राइवर को दिया कि मुकदमा शुरू होने तक इन कैदियों को जेल में रखा जाए। कैदियों वाली गाड़ियां तो उसने मोम्बासा रवाना कर दी, लेकिन अब उससे भी ज़रूरी काम था, और वो था उन चीखते चिल्लाते जंगली जानवरों को आज़ाद करना जो 1 मील लंबी बाढ़ के मुख्तलिफ फंदों में फंसे हुए थे। ये बड़ा तकलीफदेह काम था। जब ये लोग तारों में फंसे हुए उन जानवरों के पास पहुंचे तो बेशुमार गिद्ध वहाँ से उड़ गए और लगड़ भगड़ और गीदड़ जो जिंदा जानवरों का गोश्त नोच नोच कर खा रहे थे एक तरफ हट गए। जिन जानवरों में अभी कुछ ताकत बाकी थी वो आज़ाद होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जितना ज़्यादा वो जोर लगाते फौलादी तार उतने ही ज़्यादा उनकी गर्दनों में धंसते चले जाते। उनकी गर्दनें लहूलुहान हो गई थी। क्रॉसबी और अदनान एक ज़ेबरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तार उसके गले को काट रहा था और वो इंतहाई गुस्से में पाँव मार रहा था। क्रॉसबी ने अपनी जेब से तार काटने वाला प्लास निकाला तो अदनान बोला, तार तक पहुंचेंगे कैसे? वाकई उसकी बात ठीक थी। ज़ेबरा तो किसी को भी नज़दीक फटकने नहीं दे रहा था। अदनान ने सोचा कि वो छलांग लगाकर घोड़े पर चढ़ सकता है। क्यों न इस ज़ेबरे पर भी छलांग लगाकर चढ़ जाए और तार काट दे। वो क्रॉसबी से बोला, आप जरा उसके सामने खड़े होकर उसकी तवज्जो अपनी तरफ रखें, मैं पीछे से उस पर छलांग लगाकर चढ़ता हूँ। ये प्लास मुझे दे दीजिए, दांतों में पकड़ लेता हूँ। क्रॉसबी बोला, सोच लो, खतरनाक काम है। अदनान बोला, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। अगर मैं उसकी पीठ पर सवार हो गया तो फिर ना ये अपनी टांगों से मेरा कुछ बिगाड़ सकेगा ना दांतों से। क्रॉसबी ने हिचकिचाते हुए प्लास अदनान को दे दिया और खुद ज़ेबरे के आगे चला गया। ज़ेबरा तकलीफ से पागल हो रहा था। उसने ज़ोर से अगली और पिछली टांगें चलाईं, लेकिन क्रॉसबी उनकी पहुंच से बाहर था। अदनान पीछे से दौड़ता हुआ आया और अगले ही लम्हे वो ज़ेबरे की पीठ पर सवार था। उसने हाथ आगे बढ़ाकर तार काट डाला। ज़ेबरा एक झटके से नीचे गिरा। उसकी गर्दन से खून बह रहा था। वो पागलों की तरह दौड़ा। क्रॉसबी परे हट गया और ज़ेबरा मारे तकलीफ के सर पर दौड़ने लगा। अब उसे एहसास हुआ कि उसकी पीठ पर कोई सवार है। वो अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हुआ और एक ही झटके से अदनान को एक कांटेदार झाड़ी में दे मारा। वो बड़ी जदोजहद के बाद वहाँ से निकला। क्रॉसबी ने पूछा, तुमने कोई गड़बड़ देखी है उस ज़ेबरे में? अदनान ने दूर से भागते हुए ज़ेबरे को एक नज़र देखा और बोला, उसकी कोई चीज़ गायब है। हाँ, अब पता चल गया उसकी दुम नहीं है, इसीलिए तो पागल हुआ जा रहा था। आगे से गर्दन कट रही थी और पीछे से दुम कट गई। उस ज़ेबरे से डाकुओं को बस सिर्फ यही एक दुम चाहिए थी, जो उन्होंने चाकू से काट ली और जानवर को मरने के लिए छोड़ दिया। अदनान बोला, दुम का क्या करेंगे? वो सिर्फ एक मक्खी मार बनाएंगे और कोई सयाह नेरोबी की किसी दुकान से उसे चंद शिलंग में खरीद लेगा। मुझे पूरा यकीन है कि अगर सयाहों को पता चल जाए कि जानवर को कितना अजाब देना पड़ता है एक मक्खी मार बनाने के लिए, तो वो उसे कभी ना खरीदें। अगले फंदे में एक ज़राफ़ा फंसा हुआ था। अफ्रीका के सबसे खूबसूरत और मासूम जानवर को यूं तड़पता देखकर अदनान और क्रॉसबी सहम गए। उन्हें इस जानवर पर ज़्यादा तरस इसलिए आया कि वो बोल नहीं सकता, कोई आवाज़ नहीं निकाल सकता। उसकी तकलीफ महज उन झटकों से महसूस होती थी जो वो तार को लगातार दे रहा था, और उन झटकों के साथ तार उसकी गर्दन को काटता चला जा रहा था। उसका सारा जिस्म खून में नहाया हुआ था। अब जो उन्होंने नीचे देखा तो 6 शेर खड़े ज़राफ़े के मरने का इंतज़ार कर रहे थे। वो शेरों के डर से ज़राफ़े के गले का तार काटने की जुर्रत नहीं कर सके। अदनान ने क्रॉसबी से पूछा, आपका क्या ख्याल है, ये कितने घंटे और ज़िंदा रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे और ज़िंदा रहेगा। तो ये 2 घंटे यूं ही तड़पता रहे? हम इसकी मुश्किल क्यों ना आसान कर दें। वो कैसे? ऐसे। अदनान ने सुला देने वाली नली ज़राफ़े की तरफ फेंकी, जो उसके जिस्म में पेवस्त हो गई। 2 मिनट के अंदर ही ज़राफ़े ने तड़पना बंद कर दिया। मरना तो उसको था ही, अब आराम से मरेगा। क्रॉसबी बहुत थक गया था। वो गाड़ियों की तरफ चल दिया और अदनान अगले फंदे को देखने लगा। अचानक उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और वो नीचे गिर पड़ा। उसने इर्द गिर्द की झाड़ियों पर हाथ मारे, लेकिन नीचे गिरता ही चला गया। कोई 20 फुट नीचे जाकर ज़मीन पर पैर लगे। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया कि उसने इन गढ़ों का ख्याल क्यों ना रखा। जब आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गई तो उसने देखा कि ऐन दरमियान में 2 गज ऊंची लकड़ी गड़ी है। उसने उस पर हाथ फेरा तो उसके हाथ पर कोई लेसदार चीज़ चिपक गई। उसे देखते ही वो लरज़ उठा। ये तो इको जहर था। उसने जल्दी से उंगली पतलून पर मसल कर साफ कर दी। उस लकड़ी के इर्द गिर्द 3 और ऐसी ही छोटी लकड़ियाँ थीं।
ये जगह हाथी जैसे बड़े जानवर को कैद करने के लिए बनाई गई थी। बड़ा जानवर सीधा इन लकड़ियों पर गिरता है तो जहर उसके जिस्म में सरायत कर जाता है। अदनान इत्तेफाक से उन लड़कियों से परे गिरा था। अचानक गड्ढे के दूसरे कोने से गुर्राहट की आवाज़ आई। अदनान समझा शेर है, लेकिन शेर नहीं था, चीता था। अदनान कोने में दुपक गया, लेकिन जब उसने चीते को अपनी तरफ आते देखा तो वो खौफजदा हो गया। उसकी आंखें यूं चमक रही थीं जैसे बल्ब चमक रहे हों। उसकी पुश्त पर बाल इस तरह खड़े थे जैसे कुत्ते या बिल्ली के गुस्से में खड़े होते हैं। अब चीता साफ नजर आ रहा था। उसने इस किस्म के चीते की तस्वीरें देखी थी। ये बहुत ऊंचा और 1 गज लंबी दुम वाला चीता था। उससे तेज रफ्तार चीता नहीं होता। ये 70 मील फी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। कोई और छुपाया उससे बढ़कर तेज नहीं दौड़ सकता। हिरन 37 मील की रफ्तार से दौड़ता है, ज़ेबरा 30 मील, शुतक मुर्ग 19 मील, हाथी 25 मील और गैंडा 20 मील की रफ्तार से दौड़ सकता है। चीता जल थक जरूर जाता है, लेकिन इस अरसे में वो अपना शिकार पकड़ चुका होता है। चीता गुर्राया। उसकी गुर्राहट ऐसी थी जैसे किसी ट्रक का इंजन चल रहा हो। ये गुर्राहट गुस्से की थी या दोस्ती की, इसका अंदाजा अदनान को भला कैसे हो सकता था। अदनान ने सोचा कि अब क्या करूं, पूरे जोर से चीख मारूं या शेर की धाड़ की नकल उतारूं। अचानक उसे ख्याल आया कि चीता हाथी से डरता है, क्यों ना मैं वसीले हाथी की तरह चिंगाड़ूं। अगर जगह खुली होती तो वो दौड़ने लगता, लेकिन अब तो वो कोने में दुबका हुआ था। अगर ये जानवर हमला कर दे तो उसके पास सिवाय इस प्लास के जिससे उसने फंदों के तार काटे थे और कोई चीज़ अपने बचाव के लिए नहीं थी। लेकिन प्लास से भला कभी किसी ने ऐसे खूंखार जानवर का मुकाबला किया है? इससे तो ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता था कि चीता हमला करे तो वो उसकी नाक काट दे या उसकी एक आंख निकाल दे, लेकिन इस तरह क्या उसकी जान बच सकती थी? उसने अपने होशो हवास दुरुस्त किए, बहुत सोचा। आखिर यही बात समझ में आई कि नरमी और प्यार से पेश आया जाए। उसने चीते को पुचकारना चाहा, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर उसने चीते जैसी आवाज़ निकालनी चाही, लेकिन कोशिश के बावजूद सिर्फ खांसी की आवाज़ निकली। अब उसने सोचा कि बिल्ली की आवाज़ निकालूं। उसने पूरा जोर लगाकर बिल्ली की आवाज़ निकाली। वो वाकई बिल्ली की तरह बोलने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसका सिर्फ इतना असर हुआ कि चीते ने अपना सर हिलाया और नहायत गौर से अदनान को देखने लगा कि ये 2 टांगों वाली मखलूक जो बिल्ली की आवाज़ निकाल रही है आखिर है क्या। आखिरकार अदनान ने फैसला किया कि किसी जानवर की नकल की बजाय अपनी ही असली बोली बोले। उसने मुस्कुराकर चीते को पुचकारते हुए कहा, आओ आओ, आ जाओ। ये चाल काम कर गई। चीता क्लांच मारकर उसके पास आ गया। उसने प्यार से दोनों अगले पंजे उठाकर उसकी छाती पर रखे और उसे कोने में दबा दिया। अदनान की खोपड़ी चीते के खुले हुए मुंह से 1 इंच के फासले पर थी। उसके फेफड़ों पर इस कदर बोझ पड़ गया कि सांस लेना दूभर हो गया। अदनान के दोनों हाथ आज़ाद थे। वो चाहता तो एक आध मुक्का चीते के बगल में देता, लेकिन उसे अपने अंदर से आवाज़ उठती हुई महसूस हुई कि बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहे। वैसे वो इस वक्त सख्त खौफजदा था और सारा जिस्म पसीने में नहाया हुआ था। चीते की आंखों के बल्ब गोया अदनान के सर का एक्सरे कर रहे थे। फिर उसने अपना सर नीचे किया और मुंह पूरी तरह खोल दिया। थोड़ी देर पहले तो अदनान उसकी नाक काटने की सोच रहा था, लेकिन अब वो अदनान की नाक खाने वाला था। उसकी गरम गरम सांस भाप की तरह अदनान के चेहरे पर पड़ रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ? चीते ने लंबी सी जुबान निकाली और अदनान को चाटने लगा। अदनान ने महसूस किया जैसे कोई उसकी खाल पर रेतमार रगड़ रहा है। वो बोला, बस बस। ये कहकर उसने प्यार से चीते की गर्दन पर हाथ फेरा। चीते ने सर घुमाया और अदनान की कलाई मुंह में ले ली। उसके लंबे और तेज दांत देखकर अदनान डरा कि अभी कोने तक उसके बाजू का कीमा बन जाएगा, लेकिन उसने अपना बाजू वहीं रहने दिया और दूसरा हाथ चीते के कानों पर फेरने लगा। चीते ने उसका बाजू छोड़ दिया और खुशी से इधर उधर भागने लगा। यूं लगता था जैसे उसके पैरों में स्प्रिंग लगे हैं और वो यूं चल रहा था जैसे कैद ना होता तो दरख्त के ऊपर से गुजर जाता। अदनान सोचने लगा कि कहीं चीते का पैर लकड़ी से न टकरा जाए। लकड़ियों पर जहर मला हुआ था। फिर अचानक वो अदनान के पास आकर खड़ा हो गया और उसकी उंगलियां चाटने लगा। उसके बाद जमीन पर आराम से बैठ गया। अचानक अदनान को बाहर से आवाज़ें सुनाई दी। कहाँ चला गया? जब मैंने उसे छोड़ा था तो वो इस गड्ढे के पास था। अब तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जानवरों के लिए बनाए गए किसी गड्ढे में गिर गया हो? खुदा ना करे, अगर ऐसा हुआ तो अब तक वो मर चुका होगा। अदनान ने ये आवाज़ें पहचान ली। क्रॉसबी और कामरान उसी के मुतालिक बातें कर रहे थे, लेकिन उसे यहाँ गड्ढे में नया नया दोस्त मिला था। उसका दिल नहीं चाह रहा था कि बाहर निकले, लेकिन कामरान की आवाज़ से महसूस हो रहा था कि वो रोने वाला है। अदनान आवाज़ देने ही लगा था कि उसे फिर कामरान की आवाज़ आई। वो क्रॉसबी से कह रहा था, कितनी बेवकूफ़ी की बात है हुसुल्लू की, क्या ज़रूरत थी भला गड्ढे में गिरने की। ये सुनते ही अदनान आहिस्ता से बड़बड़ाया, मुझे भी क्या ज़रूरत है तुम्हारी, जब मैं आराम से बाहर निकल सकूंगा तो निकल आऊँगा। उसने गड्ढे की दीवारों पर इधर उधर बथेरे हाथ मारे,
लेकिन किसी दरख्त की जड़ या कोई ऐसी चीज़ हाथ ना आई जिसे पकड़ कर वो ऊपर चढ़ सकता। जब उसने क्रॉसबी और कामरान को वहाँ से मायूस होकर जाते सुना तो फिर घबराया और ज़ोर से चिल्लाया, कामरान। कामरान की आवाज़ नज़दीक ही सुनाई दी। वो भाग कर वापस आ गया था। अदनान, अदनान। अदनान बड़े इत्मीनान से बोला, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? कामरान बोला, गधे तुम कहाँ हो? क्या किसी जहरीली खाई में तो नहीं गिर गए? ऐन उसी वक्त चीता गुर्राया, लेकिन उन्होंने उसे अदनान की चीख की आवाज़ समझा। कामरान क्रॉसबी से बोला, अदनान बेचारा सख्त मुसीबत में है, हमें फ़ौरन कुछ करना चाहिए। मैं रस्सा लाता हूँ। वो जल्द ही रस्सा ले आया और इसे नीचे फेंकते हुए बोला, क्या तुम में इतनी ताकत है कि रस्सा अपनी कमर के गिर्द बांध सको? अदनान आहिस्ता से रुक कर बोला, मैं कोशिश करूँगा। रस्सा नीचे पहुँचा तो अदनान को अचानक शरारत सूझी। उसने रस्सा चीते की कमर में बांध दिया। रस्सा ऊपर खींचा गया तो कामरान की आवाज़ आई, बहुत भारी है ये तो। क्रॉसबी ने कहा, मेरा ख्याल है वो लकड़ियों में फंसा हुआ है, आओ दोनों मिलकर जोर लगाते हैं। चीता ऊपर पहुंचा तो वो खुश नहीं था। उसे यूं ऊपर उठाया जाना कुछ अच्छा नहीं लगा, और जब वो उन दोनों के सर के पास आकर घुराया तो रस्सा उसके हाथ से छूटने लगा। लेकिन चीता छलांग लगाकर परे हो गया और दांत निकालने लगा। कामरान खौफ से चिल्लाया, अरे ये तो चीता है। उसके साथ ही उसे अदनान के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ आई। वो सोचने लगा कि ये तो ऐसे शख्स की आवाज़ नहीं हो सकती जो जहरीली लकड़ियों में फंसा हुआ हो। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर कामरान आगे झुककर बोला, बच्चू तुम ज़रा बाहर तो आ लो, फिर देखना क्या तमाशा करता हूँ। ये सुनकर अदनान ने सोचा कि कामरान को गुस्सा ज़रा ठंडा हो जाए, मैं फिर बाहर निकलूँगा। लेकिन अचानक उसे ख्याल आया कि चीता क्या करेगा, कहीं वो दूर ही ना भाग जाए। लेकिन भागना तो एक तरफ रहा, जब कामरान ऊपर पहुंचा तो वो मारे खुशी के उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। कामरान सख्त गुस्से में था। उसने अदनान के कान पकड़वा दिए। क्रॉसबी भी उसके बेमौका मजाक से खुश नहीं था। कामरान अदनान को मारने के लिए आगे बढ़ा तो चीते ने उसकी पतलून पकड़कर खींच ली। अब वो तीनों जमीन पर बैठ गए और दिल खोलकर हंसने लगे। ये बात चीते की समझ में भी आ गई कि सब ठीक है। क्रॉसबी बोला, ऐसा मालूम होता है कि चीते ने तुमको पसंद कर लिया है। अच्छा हुआ डाकों के हाथ आने की बजाय ये तुम्हारे हाथ आ गया, वरना चंद ही दिनों बाद लंदन या पेरिस में कोई इसकी खाल का कोट पहन रहा होता। इसकी खाल का कोट कोई नहीं पहनेगा, वो ये कोट खुद ही पहने रखेगा। मैं इसे शिकार के लिए रखूंगा। क्रॉसबी ने कहा, चीता अगर किसी का दोस्त बन जाए तो फिर उससे उम्दा शिकारी कोई नहीं हो सकता। शिकार के पीछे यूं भागता है जैसे हवा से बातें करता हो। अगर इसे अच्छा सलूक किया जाए तो ये कुत्ते से ज़्यादा वफादार होता है। बस ये ख्याल रखना कि ना तो इसे कभी डांटना और ना गलती से इसे मार बैठना। अगर तुमने कभी ऐसी गलती की तो फिर ये बरसों की दोस्ती मिनटों में तोड़ देगा। वो डाकों के मुताल्लिक क्या ख्याल है, उनका शिकार नहीं करेगा ये? अदनान ने पूछा। क्यों नहीं करेगा? कोई डाकू हाथ लगा तो आजमा कर देखेंगे। कामरान की मुसीबत से फारिग होकर सफरियों ने तमाम ऐसे जानवरों को छोड़ दिया जो चलने फिरने के काबिल थे। जो ज़्यादा जख्मी या बीमार थे उन्हें लारियों में भरकर अस्पताल भेज दिया गया, और जो भूखे प्यासे थे उन्हें फ़ौरन खाने पीने को दिया गया। फिर ये लोग एक एक गड्ढे में उतरे, तमाम जहरीली लकड़ियों को खाड़ कर इकट्ठा किया और उन्हें आग लगा दी। फिर हर गड्ढे की एक एक दीवार तोड़ी ताकि अब अगर कोई हाथी, गैंडा या जिराफा उनमें गिरे तो आसानी से कूद कर बाहर निकल जाए। अब जो उन्होंने इर्द गिर्द गौर से देखा तो हर तरफ जानवरों को पकड़ने की अजीब अजीब चीज़ें लगी हुई नजर आईं। दरख्तों में कमानें इस तरह फंसाई गई थी कि जो ही कोई बड़ा जानवर उधर से गुजरे और दरख्त की टहनी हिले, जहर में बुझा हुआ तीर खुद बहुत कमान में से इस तरह निकले कि जानवर उससे बचकर ना निकल सके। छोटे जानवरों मसलन शेर, चीता, हिरन और लंगूर वगैरह, उनके लिए खुदकार पिंजरे झाड़ियों में रखे हुए थे, जैसे घरों में चूहे पकड़ने का फंदा होता है। इस तरह के लोहे के बड़े बड़े पिंजरे थे। जो ही किसी जानवर का पांव पिंजरे को छूता, एक तेजधार आला उनकी गर्दन दबोच लेता। कामरान और क्रॉसबी ने फैसला किया कि इस लंबी बाड़ को आग लगा दी जाए। कांटेदार झाड़ियाँ बिल्कुल खुश्क थीं। जरा सी आग दिखाई दी तो लम्हा भर में 1 मील लंबी बाड़ से शोले उठने लगे। अब उन्होंने सोचा कि डाकुओं के कैंप को बिल्कुल तबाह कर दिया जाए, लेकिन इससे पहले तमाम झोपड़ियों से सामान बाहर निकालकर ढेर लगा दिया गया। कामरान ने जब हाथियों के कटे हुए पाँव देखे तो बोला, आज तक मैंने ऐसा नज़ारा नहीं देखा। हाथियों के पैरों का क्या करेंगे वो लोग? तुम्हें नहीं पता? क्रॉसबी बोला। हाथियों के पैरों से बड़ी उम्दा रद्दी की टोकरियाँ बनती हैं। ये लोग इन पैरों को अंदर से खाली कर लेते हैं। बड़ी महंगी फरोख्त होती है ये चीज़। कामरान और अदनान मुँह खोले क्रॉसबी की तरफ देख रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि इंसान लालच में इस कदर अंधा हो जाता है। अगला ढेर शेरों और चीतों के सिरों का था। यूरोप और अमेरिका की रईस लोग मोम्बासा और नैरोबी की मंडियों में इन चीज़ों की मुँह मांगी कीमत देते हैं। ख़ासतौर पर चीते का सर बहुत महंगा मिलता है, इसलिए कि जो शौकीन चीते का शिकार करने आते हैं वो अक्सर नाकाम वापस जाते हैं।
क्योंकि चीता आमतौर पर दिन को बाहर नहीं निकलता, रात को निकलता है। ये शिकारी भारी रकम देकर चीते का सर खरीद लेते हैं और वापस घर जाकर शेही बिखारते हैं कि हमने चीता मारा है। एक और जगह चीतों की खालों के ढेर पड़े थे। अदनान का चीता उन्हें देखकर पीछे लौट आया, जैसे डर गया हो कि कहीं उसका भी यही हाल ना हो। लकड़ी के बड़े बड़े बर्तनों में घुंघराले बाल देखकर अदनान ठनका। ये क्या है? उसने पूछा। हाथियों की पलकें। इनका क्या करते हैं? यहाँ से लेकर सिंगापुर तक लोगों का ख्याल है कि जिस शख्स की औलाद ना होती हो, वो अगर हाथी की पलकें अपने पास रखे तो उसके यहाँ बहुत से बच्चे होते हैं। मुझे एक हिंदुस्तानी याद है जो 20 हाथी दांतों के बदले सिर्फ एक हाथी की पलकें खरीद कर ले गया। और अरब मुल्क में तो ये बाल और भी महंगे दामों फरोख्त होते हैं। वहाँ ये ख्याल आम है कि जिस शख्स की जेब में ये बाल हों वो गोली से महफूज रहता है और बंदूक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कामरान चिल्ला कर बोला, देखना देखना, आप तो इस अजदहे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। एक पीले और स्याह रंग का 20 फुट लंबा सांप घास में लेटा हुआ था। क्रॉसबी बोला, ये मुर्दा है। डाकुओं को इतना वक्त ही नहीं मिल सका कि उसे उठाकर ले जाते। उसकी खाल बहुत महंगी बिकती है। इसके बूट बनते हैं, पेटियां बनती हैं और हैंडबैग बनते हैं। इसका गोश्त चूजे की तरह नरम होता है, लेकिन बेहतरीन चीज़ इसकी रीढ़ की हड्डी होती है। अदनान हैरान हो रहा था कि इसकी रीढ़ की हड्डी का क्या बन सकता है। क्रॉसबी बोला, अफ्रीका की औरतें इस हड्डी का हार बनाकर गले में पहनती हैं, महज खूबसूरती के लिए नहीं। वो समझती हैं कि जिसके गले में ये हार होगा वो कभी बीमार नहीं हो सकता। क्रॉसबी की नज़र अचानक एक ऐसी जगह पर पड़ी जहाँ घास बिल्कुल नहीं थी और वहाँ ताज़ा मिट्टी की लपाई की हुई थी। इस जगह को खोदा गया तो लकड़ी की एक सीढ़ी नजर आई। सब लोग एक एक करके नीचे उतरे। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। यहाँ हाथी के दांतों के ढेर लगे हुए थे। क्रॉसबी ने शुमार किया तो 540 दांत थे। उसने अपनी नोटबुक निकाल कर कुछ हिसाब किया और फिर बोला, ये लाखों रुपए के होंगे। कामरान बोला, ये तो बहुत बड़ा कारोबार है। जी हाँ, क्रॉसबी ने कहा, और बहुत बड़ा कत्लेआम भी। ये दांत हासिल करने के लिए 270 हाथी मारे गए हैं और ये सिर्फ एक कैंप का जिक्र है। यहाँ सैकड़ों ऐसे कैंप और भी हैं। तुम समझते हो कि बस ये सिर्फ एक ही बाड़ थी? ये तो सिर्फ 1 मील लंबी थी। यहाँ ऐसी 10 मील लंबी बाड़ें हैं। एक बार तो 70 मील लंबी थी और सिर्फ एक कैंप में ही 1000 से ज्यादा हाथियों की लाशें मिली थी। कामरान बोला, इसका मतलब है कि यहाँ जानवर तेजी से खत्म हो रहे हैं। हुकूमत कुछ करती क्यों नहीं? हुकूमत क्या करे? लाखों रेंजर कहाँ से लाए? फिर तो ये जानवर बिल्कुल गायब हो जाएंगे। बिल्कुल, और गोया दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर खत्म हो जाएगा। तुम्हें मालूम है, अफ्रीका के लोगों की आमदनी सबसे बड़ा जरिया वो सयाह हैं जो इन जानवरों को देखने आते हैं। ज़मीन पर इंसान से बड़ा खूंखार जानवर और कोई नहीं। पिछले 2000 सालों में 100 किस्म के जानवरों की नस्लें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और 50 जानवरों की नस्लें ख़त्म होने वाली हैं। अगर ये भी ख़त्म हो गई तो अफ्रीका उजड़ जाएगा। अब मसला था चीते को जीप में डालने का। अदनान ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो किसी सूरत मानता ही नहीं था। उसके लिए ये बड़ी अजीब सवारी थी। जब वो काफ़ी कोशिश कर चुका तो क्रॉसबी बोला, मैं समझ गया, तुम्हें चीते को पीछे लगाने का तरीका नहीं आता। इसके दांत पकड़ लो। अदनान ने क्रॉसबी को घूर के देखा तो वो बोला, चीते का कोने वाला दांत लंबा होता है और बाकी दांत उससे छोटे। अगर इस जगह उंगली डालकर दांत को दबा लिया जाए तो पालतू चीता उंगली नहीं काटता। तुम जहाँ चाहो उसे ले जा सकते हो। कामरान बोला, और अगर मामला उलट हो जाए तो सिर्फ 2-3 उंगलियां ही ज़ाया होंगी। अदनान ने नाक सुकेड़ कर कामरान को देखा, जैसे उसे खा जाना चाहता हो। फिर डरते डरते उसने अपनी उंगली चीते के मुंह में डाल दी और उसका लंबा दांत पकड़ लिया। वो सख्त घबरा रहा था। अगर चीते ने काट लिया तो? लेकिन चीते ने नहीं काटा। अदनान दूसरा हाथ प्यार से उसके कान पर फेरने लगा। थोड़ी देर बाद उसने आहिस्ता से हाथ खींचा तो चीते ने कदम आगे बढ़ाया। अदनान आहिस्ता आहिस्ता जीप की तरफ चल दिया। चीता उसके पीछे पीछे आ रहा था। यह अदनान के लिए बिल्कुल नया तजुर्बा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ जीप में दाखिल हो गया और जब चीता जीप में आराम से बैठ गया तो अदनान ने उंगली आहिस्ता से बाहर निकाल ली। उंगली पर दांतों के निशान पड़ गए थे, लेकिन वो जख्मी नहीं हुई थी। जब ये काफिला कटानी कैंप पर पहुंचा तो जज सुंदर सिंह मुस्कुराता हुआ इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ा। क्रॉसबी बोला, हेलो जज, क्या हाल है? कहो, निरूबी हो आए? हाँ, मैं मोम्बासा जाता हुआ थोड़ी देर के लिए रुका था कि देखूं तुम लोगों ने क्या किया। हम बहुत कामयाब रहे। इन लड़कों और उनके आदमियों ने कमाल कर दिया। 47 डाकू जिंदा गिरफ्तार करके मोम्बासा जेल भेज दिए गए। कल वो तुम्हारी अदालत में पेश होंगे। बहुत खूब, जज बोला, मेरी अदालत से इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कितना जुल्म कर रहे हैं ये लोग। और हाँ, उनका लीडर भी पकड़ा गया, ब्लैक बियर्ड। वो निकल गया। अरे क्यों? कैसे निकल गया? क्या वो डाकुओं के साथ नहीं था? उसे पकड़ते तो मैं उससे खूब अच्छी तरह निपटता। बस हमसे ज़रा सुस्ती हो गई। वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा चालाक निकला।
वो खुद आगे नहीं आया, सिर्फ डाकुओं को लड़ाता रहा, और जब हम डाकुओं से फारिग हुए तो वो गायब हो चुका था। इस कुतिया की मदद से हमने उसका पीछा करना चाहा, लेकिन हमें देर हो गई। कुतिया एक नदी के किनारे जाकर रुक गई और हमने नदी पार करना मुनासिब ख्याल नहीं किया। खैर, फिर कभी सही। जज जुलू की तरफ देखते हुए बोला, बड़ी समझदार कुतिया दिखाई देती है। ये कहकर उसने जुलू की पीठ पर थपकी देने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो घबराकर पीछे हट गई। जज बोला, अच्छा भाई, मैं अब चलता हूँ। अरे हाँ, ये चीता बड़ा प्यारा है, ये कहाँ से लेकर आए और कुतिया के साथ इसका कैसे निभाव हो रहा है? कामरान बोला, अभी तक तो ये ठीक जा रहे हैं। दरअसल अभी तक किसी को ये बातें सोचने की फुर्सत नहीं मिली। क्रॉसबी ने कहा, चलिए हम आपको रुखसत कराएं। वो उसकी कार के पास पहुंचे तो कामरान ने एक बड़ी अजीब बात देखी। कार पर सुर्ख मिट्टी का एक जर्रा तक नहीं था। कामरान ने नेरूबी सड़क पर कई बार सफ़र किया था। इस सड़क पर से गुजरते हुए न सिर्फ गाड़ी पर सुर्ख मिट्टी की तहें जम जाती हैं, बल्कि उसका ड्राइवर और मुसाफिर भी सुर्ख मिट्टी के बने हुए मालूम होते हैं। ये शख्स नेरूबी से आया था, लेकिन इसकी कार पर सुर्ख मिट्टी का निशान तक नहीं था। कामरान ने जज से पूछा, आपकी कार सुर्ख मिट्टी से कैसे बच गई? जज इस सवाल पर पहले तो बौखला गया, फिर एकदम चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर बोला, बच कहाँ गया, ये तो बिल्कुल सुर्ख हो चुकी थी। यहाँ पहुँचने से पहले मैं ज़रा पेट्रोल पंप पर रुका था, वहाँ मैंने उसे धुलवा लिया ताकि मिम्बासा ज़रा अच्छी हालत में पहुँचूँ। आखिर जज की कोई हैसियत होती है ना। और कोई बात? कामरान ये सवाल पूछकर कुछ शर्मिंदा सा था। वो बोला, जी नहीं, शुक्रिया। जज ने क्रॉसबी से कहा, अपनी सेहत का ख्याल रखना। मुझे पूरी उम्मीद है ये ज़हीन लड़के डाकुओं के लीडर को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएंगे। क्रॉसबी ने महसूस किया कि कामरान नाश्ते में दिलचस्पी लेने की बजाय कुछ सोच रहा है। ना इसने अदनान से कोई बात की, ना क्रॉसबी से, और ना पास बैठे हुए चीते को बुलाया। क्रॉसबी ने पूछा, क्या बात है कामरान, खैरियत तो है? पहले तो कामरान हिचकिचाया, फिर बोला, मैं आपके दोस्त जज के मुतालिक सोच रहा था। आप उसे बहुत अच्छा समझते हैं, है ना? बिल्कुल, जंगली जानवरों को बचाने में वो मेरी बहुत मदद करता है, बल्कि वो मुझ पर ज़ाती तौर पर बहुत मेहरबान है। तुमने देखा परसों उसने किस तरह मेरी जान बचाई? जी नहीं, अदनान फट पड़ा, लेकिन कामरान ने उसे घूरकर देखा तो वो चुप हो गया, वरना वो कहने लगा था कि आपको जज ने नहीं बल्कि कामरान ने बचाया था। जज तो आपको जहर का टीका लगाने लगा था। और फिर जज उन डाकुओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता है। हम डाकुओं को पकड़ तो सकते हैं, उन्हें सज़ा नहीं दे सकते। कानून में जानवरों को मारने की बहुत सख्त सज़ा है। कामरान ने पूछा, क्या वो उन्हें कानून के मुताबिक ही सज़ा देता है? जज कहता है कि वो ऐसा ही करता है। क्या आप कभी उसकी अदालत में गए हैं? मेरे पास इतना वक्त कहाँ, और फिर ये मेरा काम भी नहीं है। कामरान फिर खाना खाने लगा। चंद मिनट खामोशी रही, फिर वो बोला, खूब आदमी है ये जज भी, मैं उसे अदालत में देखना चाहता हूँ। क्यों ना आज उसकी अदालती कार्रवाई देखें? मैं तो नहीं जा सकता, क्रॉसबी बोला। हाँ, तुम लोग ज़रूर जाओ, लेकिन मोम्बासा यहाँ से बहुत दूर है। आने जाने का फासला 250 मील होगा, लेकिन तुम तो जहाज़ चला सकते हो। उस दिन जब मेरे जहरीला तीर लगा था, तुम ही जहाज़ को उड़ा कर लाए थे। इधर आओ। वो लड़कों को एक नक्शे के पास ले जाकर बोला, ये हम यहाँ हैं, और ये है मोम्बासा। ये मोम्बासा का हवाई अड्डा है, वहाँ से तुम टैक्सी लेना और अदालत चले जाना। ये है अदालत। अड्डे पर क्रॉसबी ने अपने सामने जहाज़ की दोनों टैंकियाँ भरवाईं। फिर उसने पुर्जों पर लिखी हुई तमाम हदायत जर्मन ज़ुबान से अंग्रेज़ी में तर्जुमा करके सुनाई और जहाज़ को चलाने के मुतालिक कामरान के कई सवालों का जवाब दिया। आखिर में वो बोला, हवा में उठने से पहले तेल पूरा दे देना, वरना तुम इन सामने वाले दरख्तों से ऊपर नहीं उठ सकोगे। कामरान जहाज़ में दाखिल हो गया। अदनान भी दाखिल होने लगा तो कामरान ने उसे रोक दिया, तुम मत आओ भी, मैं ज़रा प्रैक्टिस कर लूँ। आप मुझे साथ बिठाकर प्रैक्टिस नहीं कर सकते? मुझे ज़रा उड़ाकर देख लेने दो, फिर आकर तुम्हें भी ले जाऊँगा। अदनान फिर एतराज़ करने लगा कि क्रॉसबी बोला, कामरान ठीक कहता है, ये ज़रा ख़तरनाक सा मामला होता है, मैं तुम दोनों को इकट्ठा ज़ाया नहीं कर सकता। कामरान ने कहा, मैं अभी वापस आ जाऊँगा 5 मिनट में, बल्कि अगर कोई गड़बड़ हो गई तो उससे भी पहले उतर आऊँगा। कामरान ने इंजन स्टार्ट किया, फिर कुछ देर बाद उसको गर्म किया और उसके बाद जहाज़ को चलाकर अड्डे के सिरे पर ले गया। ये कोई शहरी अड्डा नहीं था, हमवार और कुशादा। जहाज़ को झटके लग रहे थे, लेकिन चल रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता घास से ऊंचा हुआ और सामने के दरख्तों से चंद इंच ऊपर उठकर उड़ने लगा। इस मरहले से फारिग होकर कामरान ने तमाम कुल पुर्सों को टेस्ट किया, जहाज़ को इधर उधर मोड़कर देखा, ऊपर नीचे किया और फिर चंद मिनट बाद ज़मीन पर वापस उतर आया। क्रॉसबी बोला, शाबाश। अदनान भागकर पायलट के साथ वाली सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जहाज़ 6000 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा था। कामरान ने बाहर झांक कर देखा तो मोम्बासा जाने वाली सुर्ख सड़क और रेलवे लाइन नजर आई। ये रेलवे लाइन दुनिया भर में मशहूर थी। जब ये लाइन तामीर की जा रही थी तो इस इलाके के आदमखोर शेरों की खबरें दुनिया भर के अखबारों में छपती थीं। हुकूमत ने बहुत हिफाजती इक़दाम किए,
लेकिन रेलवे लाइन बनाने वाले मजदूरों को आदमखोर शेर रोजाना बड़ी तादाद में खा जाते। दुनिया भर के शिकारियों को उन्हें मारने की दावत दी गई। आदमखोर शेरों को इंसानी खून की ऐसी चाट पड़ गई थी कि उन्होंने इंसान के सिवा और किसी भी जानदार का गोश्त खाना बंद कर दिया। एक जगह दरख्तों के बीच में से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया तो कामरान बोला, डाकुओं का कैंप है शायद। अदनान ने कहा, और वो एक लंबी बाड़ भी तो है, मेरा ख्याल है 5 मील लंबी होगी। कामरान कुछ हिसाब लगाकर बोला, कोई 26,000 फुट लंबी होगी, और अगर हर 50 फुट पर एक फंदा हो तो 500 फंदे हो गए, और अगर उनमें से आधे फंदों में भी जानवर फंस जाएं तो। अदनान बात काटते हुए बोला, आधे में क्यों फंस जाए, कल तो कोई भी फंदा जानवरों से खाली नहीं था। कामरान बोला, या अल्लाह, ये तो हज़ारों जानवर हर माह मार देते हैं। अदनान ने कहा, और मत भूलो कि ये महज एक बाड़ है। क्रॉसबी बताता था ऐसी 20 बाड़ें और हैं। रास्ता आसान था, सड़क ट्रैफिक के गर्दो गुबार में दिखाई नहीं दे रही थी। कामरान रेलवे लाइन के एंड पर उड़ रहा था। जहाज शहर से 8 मील दूर एक लंबे चौड़े हवाई अड्डे पर उतरा। लड़कों ने टैक्सी ली और शहर की मसरूफ और गुंजान सड़कों से होते हुए अदालत में जा पहुंचे। यहाँ जज की शान ही और थी। वो जज के लिबास में बड़े रौब से बैठा था। अदालत का कमरा लोगों से खचाखच भरा हुआ था। कामरान और अदनान आहिस्ता से अंदर दाखिल हो गए। लोगों की भीड़ में उन्हें कोई भी नहीं देख सका, इस ख्याल से कि जज उन्हें देख न ले। उन्होंने अपने सर झुका लिए। एक शख्स डाकुओं से उनकी जुबान में सवाल पूछता और फिर उसका अंग्रेजी में तर्जुमा करके जज को बताता। ये कहता है, जनाब, कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे 8 बच्चे हैं और 4 और आ रहे हैं। जज बोला, 4 और आ रहे हैं, क्या मतलब? जनाब, 42 की 4 बीवियाँ हैं। क्या उसे इस बात का एहसास है कि अदालत उसे जेल भेज सकती है? जी, इसे पता है, लेकिन अदालत जुल्म नहीं करना चाहती। जिस शख्स की 4 बीवियाँ हैं वो तो पहले ही मजलूम है, इसे छोड़ दिया जाए। मुकदमा खारिज। अब अगले डाकू से सवाल किया गया, क्या तुम जानते हो कि जानवरों को मारना जुर्म है? नहीं जनाब, ये तो हमारे बुजुर्गों की रवायत है, हमारे बाप दादा परदादा सब जानवरों को मारते रहे हैं। जज थोड़ी देर गौर करके बोला, अदालत इस शख्स को अपने बाप दादा की रवायत तोड़ने के लिए नहीं कह सकती। मुकदमा खारिज, इसे छोड़ दिया जाए। लोग इस अनोखे इंसाफ का खूब लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन कामरान और अदनान शदीद गुस्से में थे। उन्हें याद आया कि किस तरह जान पर खेलकर उन्होंने इन जालिमों को पकड़ा था, और ये जज उन्हें यूं छोड़ रहा है। जज ने इस ख्याल से कि लोग मजाक न उड़ाएं, डाकों में से चंद को सजा दी, लेकिन ज्यादा सख्त नहीं, सिर्फ 3 दिन की कैद। कामरान सोचने लगा, इनके तो ऐश हो गए, सरकारी खर्च पर शहर की सैर कर ली, चंद दिन जेल में आराम किया और ऐसा उम्दा खाना खाया जो उन्हें घर पर भी मैसर नहीं, और चौथे दिन जाकर फिर जानवर मारने लगे। ये भी खूब रही। अदनान बोला, इस जज के दिमाग में आखिर क्या खराबी है? ये तो कह रहा था कि मेरी अदालत में डाकुओं को बड़ी से बड़ी सजा मिलेगी, और ये क्रॉसबी के साथ जानवरों को बचाने की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। यकीनन इसने क्रॉसबी को बेवकूफ़ बना रखा है। मैं शर्त लगाता हूँ कि ये शख्स ब्लैक बियर्ड से मिला हुआ है। कामरान चुप रहा। वो बगैर सबूत के कुछ नहीं कहना चाहता था। मुमकिन है कोई और वजह हो जज के इस रवैये की। यूं ही घूमते फिरते वो बाजार में निकल गए। यहाँ पुरस्कार और तारीख सी दुकानें थीं। कुछ दुकानों से सब्जियों और फलों की खुशबू आ रही थी और कहीं से गोश्त की। एक दुकान में उन्हें लोहे का सामान नजर आया तो उसमें दाखिल हो गए। उन्होंने देखा कि हर तरफ वही फंदे हजारों की तादाद में पड़े हैं जो कल उन्होंने बाड़ के पास देखे थे। वही लोहे के तार। दुकानदार ने कामरान से पूछा, फंदे चाहिए? कामरान ने कहा, क्या इन फंदों को डाकू खरीदते हैं? क्या ये खिलाफे कानून नहीं? दुकानदार हंसकर बोला, कानून? यहाँ कानून कैसा? तुम ये कारोबार नहीं करते? कामरान ने कहा, कैसा कारोबार? यही ब्लैक बियर्ड वाला। तो क्या तुम ब्लैक बियर्ड को जानते हो? क्यों नहीं, वो तो हमारा बहुत बड़ा गाहक है। एक वक्त में 1000 फंदे ले जाता है। 1000 फंदे कितने जानवर पकड़ने के लिए काफ़ी होते हैं? साल में 50,000 जानवर पकड़ लेते हैं। अदनान के मुंह से निकल गया, तौबा तौबा। दुकानदार के तेवर बिगड़ गए और वो बाहर इशारा करते हुए बोला, बाहर निकल जाओ, बड़े आए रहमदिल। वो चुपचाप बाहर निकल आए। बाजार के अगले सिरे पर एक दुकान से उन्हें चमड़े और गोश्त की वैसी ही बदबू आई जैसी डाकों के कैंप में सामान के ढेर से आ रही थी। वो इस दुकान में दाखिल हुए तो वहाँ हर तरफ शेरों और चीतों के सिरों के ढेर, हाथियों के पाँव और दुम्मे, गैंडों के सींग, जिराफों की दुम्मे, हिरन के सिर, हाथी दांत और भूसा भरे हुए बंदरों के बार लगे हुए थे। मालिक एक हिंदुस्तानी था। कामरान ने हिरन का सर उठाते हुए कहा, इसकी क्या कीमत है? दुकानदार बोला, कितने? कामरान बोला, बस इस एक सर की कीमत। वो बोला, हम एक चीज़ नहीं बेचते, थोक कारोबार करते हैं। कामरान बोला, तो क्या आप दर्जनों के हिसाब से बेचते हैं? वो बोला, 1000 से कम का ऑर्डर हम कबूल नहीं करते, हम आमतौर पर जहाज़ों के हिसाब से बेचते हैं। अभी कल ही हमने 3 जहाज़ भरे हैं, वो आज जा रहे हैं। कहाँ से? पुरानी बंदरगाह से। वो इसी बाजार के सिरे पर है।
कामरान और अदनान बंदरगाह की तरफ चल दिए। यहाँ उन्होंने वो जहाज़ देखे जिनमें सामान लदा हुआ था। वो उनमें से एक जहाज़ के पास गए और एक शख्स को जहाज़ का कप्तान समझते हुए बोले, क्या आप इस जहाज़ के कप्तान हैं? उसने हामी भरी तो कामरान अपना कैमरा निकाल कर बोला, कुछ तस्वीरें खींचना चाहता हूँ, इजाज़त है? कप्तान ने खुशी से इजाज़त दे दी। कामरान ने पहली तस्वीर लेकर पूछा, कहाँ जा रहा है ये जहाज़? लंदन। बड़ा खूबसूरत जहाज़ है, क्या मैं अर्शे पर आकर कुछ तस्वीरें ले सकता हूँ? आइए। कामरान और अदनान जहाज़ में चले गए। कामरान ने 1-2 तस्वीरें और लीं और फिर पूछा, आप लंदन क्या लेकर जा रहे हैं? कप्तान उन्हें तालिब-इल्म समझते हुए बोला, मेरे साथ आओ। उसने सामान के ऊपर से तरपाल हटाई तो उन्हें वही सामान भरा नजर आया जो उन्होंने उस दुकान में देखा था। वो कप्तान को अलविदा कहकर वापस आ गए। जब कामरान ने अदालत की कार्रवाई क्रॉसबी को सुनाई तो वो बोला, समझ में नहीं आता कि जज सुंदर सिंह ने डाकुओं से नरमी का सलूक क्यों किया। बहरहाल अब तुम लोगों को एक और सफ़र करना है, लेकिन इस बार तुम्हारे साथ 2 मुसाफिर होंगे, एक कोलंबस और दूसरा ओकापी। आओ मैं उनसे तुम्हारा तारुफ करवाऊँ। क्रॉसबी उन्हें साथ ले जाकर जानवरों के बाड़े में दाखिल हुआ तो वहाँ एक शोर पड़ता था। ये वही जख्मी या बीमार जानवर थे जो उन्होंने फंदों में से निकाले थे। क्रॉसबी बोला, इससे मिलिए, ये है कोलंबस, अफ्रीका का हसीन तरीन बंदर। वाकई ये बंदर बहुत खूबसूरत था, सफ़ेद और स्याह। पोस्ट पर स्याह बालों में सफ़ेद बालों की पट्टी थी। स्याह चेहरे के गिर्द सफ़ेद दायरा सा बना हुआ था। लंबी सी धुन थी। कामरान बोला, इसकी खाल बहुत ही प्यारी है, इसीलिए तो डाकू इसकी जान के दुश्मन है। इसकी खाल यूरोप की औरतें बड़े महंगे दामों खरीदती हैं और डाकू इन 2-4 को भी मार देना चाहते हैं जो बाकी बच गए हैं। इसे कहाँ पहुँचाना है? यहाँ इसे डाकू नहीं छोड़ेंगे और ये जगह इसके लिए मुनासिब भी नहीं। खुदा जाने ये यहाँ कैसे आ गया। इसकी असल जगह ईबरडियर्स के पहाड़ है, वहाँ उसके साथ के और भी बंदर रहते हैं। तुम लोग उसे वहाँ छोड़ाओ। कोलंबस ने लड़कों को गौर से देखते हुए अपना हाथ दाढ़ी पर फेरा तो लड़के हैरान रह गए। कामरान ने पूछा, इसका अंगूठा नहीं है? इसका अंगूठा नहीं होता और सब बंदरों का होता है, इसीलिए ये ऐसे बहुत से काम नहीं कर सकता जो दूसरे बंदर और इंसान कर सकते हैं। अब क्रॉसबी उन्हें एक बड़े पिंजरे के पास ले गया। ये तुम्हारा दूसरा मुसाफिर है, इसे ओकापी कहते हैं। ये ना घोड़ा है, ना गधा और ना खच्चर। कामरान बोला, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी इसे देखने की। सुना है इसकी कीमत कई लाख रुपए है। तुमने ठीक सुना है, ये मिलता ही नहीं, ख़त्म होता जा रहा है। लड़कों ने इतना खूबसूरत छुपाया कभी नहीं देखा था। ऐसा दिखाई देता था कि किसी माहिर आर्टिस्ट ने बीसियों रंग नहायत खूबसूरती से एक दूसरे से गटमट कर दिए हों। जर्द, सुर्ख, सफ़ेद, स्याह, ब्राउन, गुलाबी, उसकी खाल पर इन सब रंगों की झलक नज़र आ रही थी। उसकी शक्ल ऐसी थी जैसे ज़ेबरा, ज़राफ़ा और हिरन को मिलाकर बनाया गया हो। उनके देखते ही देखते ओकापी ने अपनी फुट भर लंबी जुबान बाहर निकाली और अपने कानों को चाटने लगा। क्रॉसबी बोला, कोलंबस की तरह ये भी यहाँ का बाशिंदा नहीं है। डाकू इसे भी ख़त्म कर देंगे। ये बहुत शर्मीला जानवर है। 50-60 साल पहले इसे कोई नहीं जानता था। ये 3 करोड़ साल तक दुनिया की नज़रों से छुपता रहा है। अदनान बोला, जी क्या कहा आपने? 3 करोड़ साल? हाँ, 3 करोड़ साल। हैवानात के माहिर कहते हैं कि ये इतना ही कदीम जानवर है और अगर ये यहाँ रहा तो इसकी नस्ल भी ख़त्म समझो। इसे कहाँ ले जाना है? एक जगह डाकुओं से अभी महफूज है और काफ़ी अरसे तक महफूज रहेगी। झील विक्टोरिया के पास एक जगह है, रूबंडो। ये 50,000 एकड़ का एक नहायत घना जंगल है। उसके इर्द गिर्द दरियाओं का जाल कुछ ऐसा है कि डाकू अपनी कार्रवाइयाँ नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ कोई हवाई अड्डा नहीं है। तुम्हें जहाज़ 10 मील इधर ही उतार कर कश्ती में जाना पड़ेगा। जाओगे? बड़ी खुशी से, कामरान बोला। क्रॉसबी उन्हें दफ्तर में ले गया और मेज़ पर नक्शा फैला दिया। नैरोबी के शुमाल में उस जगह एयरबर्ट है। ये यहाँ पहुँचने के लिए तुम नियारी के हवाई अड्डे पर उतरोगे, फिर मचान चले जाना। सुना है ना मचान? जी सुना तो है। ये एक ऐसे होटल का नाम है जो बहुत ऊंचे दरख्तों पर बना हुआ है। बिल्कुल। रात वहाँ ठहरना और अगली सुबह झील विक्टोरिया की तरफ प्रवास करना। ये यहाँ से कश्ती के जरिए रूबंडो चले जाना। कब जाएं हम? अभी चले जाओ तो शाम से पहले मचान पहुँच सकते हो। अदनान बोला, आओ चलें। जहाज़ की पिछली 2 सीटें निकाल दी गईं ताकि ओकापी का पिंजरा उसमें आ सके। अदनान बोला, क्या जहाज़ के लिए इसका वज़न ज़्यादा नहीं है? ये जहाज़ 250 हॉर्स पावर का है। इसमें 2.5 टन वज़न उठाने की गुंजाइश है और ओकापी तो सिर्फ आधे टन का है। जब ओकापी को जहाज़ में सवार किया गया तो वो बहुत घबराया और पिंजरे में इधर उधर सर पटकने लगा। क्रॉसबी ने फ़ौरन दरख्त की एक पत्तों वाली टहनी कटवाई और पिंजरे की छत पर रख दी। ओकापी पत्ते खाने लगा और फिर उसने बिल्कुल परवाह न की कि वो कहाँ है। कोलंबस के लिए पिंजरे की ज़रूरत ही नहीं थी। अदनान उसे बाजू में उठाए जहाज़ में दाखिल हुआ तो एक ज़हीन जानवर की तरह वो जहाज़ के कुल पुर्जों को गौर से देखने लगा।
और जब इंजन स्टार्ट हुआ तो शोर से घबरा कर अदनान की गोद में दुबक कर बैठ गया। हवा मुवाफिक थी, इसलिए 300 मील का ये सफ़र कामरान ने 2 घंटे में तय कर लिया और एबरडियर्स के जंगल के बाहर एक खुली जगह पर उतर गया। यहाँ एक होटल था, ऑस्बर्न मचान होटल में जिन लोगों को रात गुजारनी हो उन्हें यहाँ अपना नाम दर्ज करवाना होता है। जो ही जहाज़ ज़मीन पर उतरा, उस होटल का एक बैरा जिसका नाम ज्यूफ्रे था इन लोगों को लेने आ गया। ओकापी को जहाज़ में ही छोड़ दिया गया और ज्यूफ्रे कामरान और अदनान को जीप में बिठाकर ले गया। कोलंबस अदनान की गोद में बैठा था। जीप एक जंगल में जाकर रुक गई। इर्द गिर्द बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। ज्यूफ्रे बोला, मचान होटल यहाँ से कोई 6 फरलांग के फासले पर है, अब हमें पैदल चलना होगा। वो दरख्तों के दरमियान चलते रहे। कोलंबस इन दरख्तों को देखकर बेचैन हो रहा था। ऐसा मालूम होता था कि ये जगह उसे बहुत पसंद है। एक दरख्त के साथ एक सीढ़ी लटकती देखकर अदनान बोला, ये सीढ़ी किस लिए है? फिर उन्होंने देखा कि हर 10 कदम के फासले पर एक दरख्त के साथ एक सीढ़ी लटक रही है। ज्यूफ्रे बोला, अभी पता चल जाएगा, जल्दी कीजिए, भागकर सीढ़ी पर चढ़ जाइए। क्यों? ये सवाल जवाब का वक्त नहीं, जल्दी ऊपर चढ़ जाइए। अदनान भागकर सीढ़ी पर चढ़ गया। कोलंबस उसके कंधे पर बैठ गया। उसके पीछे कामरान और ज्यूफ्रे थे। जंगल में टहनियाँ टूटने की आवाज़ आई और फिर 10 हाथी झूमते हुए तेजी से आते नजर आए। ज्यूफ्रे बोला, और ऊपर हो जाइए। अदनान और ऊपर चढ़ गया, यहाँ तक कि सीढ़ी के सिरे पर पहुँच गया। हाथी ने सूंड लहराई, लेकिन वो ज्यूफ्रे तक न पहुँच सकी। ज्यूफ्रे ने कहा, अब आप समझ गए ना कि इन सीढ़ियों का क्या फ़ायदा है। असूल ये है कि अगर गैंडा या भैंसा आ जाए तो 8 फुट ऊपर चढ़ जाए और अगर हाथी आ जाए तो 18 फुट। क्या वाकई ये इतने खूंखार हैं? भैंसे और गैंडे बहुत खतरनाक होते हैं। हाथी आमतौर पर तंग नहीं करता, लेकिन अगर कोई हाथी डाकुओं का सताया हुआ हो तो वो फिर किसी इंसान को माफ़ नहीं करता, बदला ज़रूर लेता है। तो अब हमें क्या करना है? इंतज़ार। कितनी देर? ये तो हाथियों के मूड पर है। शायद 5 मिनट में चले जाएं, या मुमकिन है 5 घंटे तक न जाएं। अदनान के कंधे पर कोलंबस बैठा था और उधर हाथी इतनी जल्दी में नहीं थे। वो दरख्त छीलते रहे, टहनियाँ खाते रहे। कोलंबस बड़ा बेचैन था। वो बार बार सर उठाकर ऊपर देख रहा था। अदनान ने भी सर उठाकर ऊपर देखा, लेकिन उसे हिलते हुए पत्तों के सिवा कुछ नजर नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसने एक स्याह चेहरा देखा जिसके गिर्द सफ़ेद गोल दायरा बना हुआ था। उसके बाद 2-3 और ऐसे चेहरे नमूदार हुए और उन्होंने चकचक करके कोलंबस को ऊपर आने की दावत दी। अदनान ने ज्यूफ्रे से पूछा, क्या इसे जाने दूं? ये अपने साथियों से मिलकर बहुत खुश होगा, इसे जाने दीजिए, ज्यूफ्रे ने कहा। अदनान इस जानवर से मायूस हो गया था, लेकिन उसे एहसास था कि उसे अपने साथियों में जाकर ज़्यादा खुशी होगी। उसने कोलंबस के सर पर हाथ फेरा और उसे छोड़ दिया। जाने से पहले कोलंबस ने गौर से अदनान को देखा और फिर ऊपर भाग गया। ज्यूफ्रे बोला, उदास मत हो, मचान के पास जो झील है, ये बंदर रोज़ाना रात को वहाँ पानी पीने आते हैं। हाथियों के जाने के बाद वो पैदल आगे चल पड़े। मचान होटल उन्हें दूर से ही नजर आने लगा। ज़मीन से 50 फुट ऊंचा ये होटल दरख्तों में लटका हुआ दिखाई दे रहा था। एक लटकती हुई सीढ़ी के जरिए ये लोग ऊपर चढ़े। ऊंचे ऊंचे दरख्त हवा में झूलते तो होटल भी झूलता। होटल के बिल्कुल सामने एक छोटी सी झील थी जिसके 3 तरफ घना जंगल था। लड़कों ने सुन रखा था कि रात को हर किस्म के जानवर यहाँ पानी पीने आते हैं। होटल की बालकनी झील की तरफ थी और जानवरों को देखने की ये बेहतरीन जगह थी। जानवरों को बिल्कुल पता नहीं चलता था कि कोई उन्हें देख रहा है। कामरान बोला, इसी होटल में इंग्लिस्तान की मलका एलिज़ाबेथ भी ठहर चुकी है। ज्यूफ्रे बोला, जी हाँ, जिस रात मलका के वालिद का इंतकाल हुआ वो इसी होटल में थी। उन्हें जगाकर बताया गया कि वो इंग्लिस्तान की मलका हो गई हैं। इस होटल को कानाफूसी का घर कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ हर शख्स सरगोशी में बात करता था। जगह जगह नोटिस लगे थे कि आहिस्ता बोलिए वरना जानवर भाग जाएंगे। हर शख्स को रबड़ के बूट मुहैया किए जाते ताकि कदमों की आहट ना हो। कामरान बोला, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। ये तो ठीक है कि जानवर हमें देख ना सकेंगे, लेकिन वो हमारी बू तो सुन सकते हैं ना। अगर हम ज़मीन पर हों तो फिर उन्हें हमारी बू 1 मील दूर से आ सकती है, लेकिन यहाँ 50 फुट ऊंचाई से हवा हमारी बू उन तक नहीं ले जा सकती। अलबत्ता यहाँ आप ना खा सकते हैं ना छीन सकते हैं। ऐसा करने से ये जानवर भागकर जंगल में गायब हो जाते हैं। खाने के बाद ये लोग बालकनी में आ गए। होटल में 4 मेहमान और भी थे। हर तरफ अंधेरा था। अचानक होटल के नीचे तेज रोशनी जली और झील का किनारा रोशन हो गया। सबसे पहले मुर्गाबियाँ, सारस और बगले आए। वो ये देखकर हैरान हुए कि आज सूरज इतनी जल्दी कैसे निकल आया। होटल तारीकी में था, इसलिए उन्हें कोई आदमी दिखाई नहीं देता था। फिर 4 गैंडे आए और पानी पीने लगे। फिर चंद और आ गए। पानी पीने के लिए अच्छी जगह हासिल करने पर उनमें धक्कम पेल भी हुई। अचानक होटल में किसी को खांसी आ गई और गैंडे तेजी से भागकर जंगल में गायब हो गए।
लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आ गए। उनकी सांसों की आवाज़ ऐसी थी जैसे भाप का इंजन चल रहा हो। अब हाथियों का रेवड़ आ गया। वो झील में से पानी सूंडों में भर भर कर अपने जिस्मों पर डाल रहे थे। कभी कभार तेज रोशनी की तरफ भी देख लेते और फिर ये समझकर अपने काम में मशगूल हो जाते कि ये शायद सूरज या चांद है जो गरूब होना भूल गया है। लेकिन गर्म मिजाज गेंडों की तरह हाथी एक दूसरे से लड़ नहीं रहे थे, बल्कि जब एक नन्हा हाथी पानी पीने के लिए आगे बढ़ा तो बड़े हाथियों ने पीछे हटकर उसे जगह दी। अब कुछ जंगली भैंसे आ गए। पानी पीते पीते वो एक दूसरे से उलझ बढ़े और जल्द ही झील अखाड़े में बदल गई जहाँ पहलवान लड़ रहे हों। फिर टकरों की नौबत आ गई जिनसे जंगल गूंज उठा। लेकिन हाथियों ने ये बदतमीजी ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं की और जब वो सूंड उठाकर भैंसों की तरफ लपके तो वो लड़ाई भूलकर जंगल की तरफ भाग गए। हाथी भी उनके पीछे पीछे चले गए। अब एक ज़राफ़ा आया, फिर हिरनों के वोल आए। अचानक अदनान सरगोशी में बोला, वो देखो, वो आ गए। ये कोलोबस बंदर थे। उनकी स्याह और सफ़ेद खाल रोशनी में बड़ी ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। अदनान ने जूफरे से दूरबीन ली ताकि अपने दोस्त को पहचान सके। चंद ही मिनट बाद उसे नजर आ गया। फंदे ने उसकी गर्दन पर जो जख्म लगाया था वो दूरबीन में साफ नजर आ रहा था। वो अपने साथियों में बहुत खुश था। उसे देखकर अदनान को बहुत खुशी हुई। काफ़ी देर तक लड़के ये नज़ारा देखते रहे और फिर आधी रात गए सो गए। सुबह के नाश्ते के बाद ये लोग जहाज़ पर वापस पहुंच गए। ओकापी मज़े से पत्ते खा रहा था। ये लोग अलग सुबह रवाना हुए और 2 घंटे में झील विक्टोरिया के किनारे पहुंच गए। यहाँ उन्होंने एक मोटर कश्ती किराए पर ली और रोबंडो की तरफ चल पड़े। झील विक्टोरिया 250 मील लंबी है। यहाँ इतनी शदीद हवाएं चलती हैं कि ये लोग कश्ती का रुख बार बार तब्दील करते, लेकिन फिर भी कश्ती डगमगाती रही। ओकापी बहुत घबराया हुआ था। उसने कभी ऐसा सफ़र नहीं किया था। झील विक्टोरिया दरियाए नील का मंबा है। इसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, कश्ती से दुगने तिगने बड़े। वो ओकापी को देखकर बार बार कश्ती की तरफ लपकते थे। ये देखकर वो लोग बहुत घबराए, लेकिन चलते गए। दिन खत्म हुआ तो रात के अंधेरे में उन्हें रास्ता ढूंढना मुश्किल हो गया। दूर से रुबंडों की रोशनियां नजर आईं तो वो रास्ता दुरुस्त करते, लेकिन जब जंगल के दरख्त रास्ते में हायल हो जाते तो रास्ता खो जाता। खुदा खुदा करके वो रुबंडों के साहिल पर उतरे। खुशकिस्मती से यहाँ एक रेंजर उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। पिंजरे को साहिल पर उतरवाते हुए उसने पूछा, इसमें क्या है? ओकापी, बहुत खूब। नर है या मादा ये हमें इल्म नहीं, शायद नर है। बहुत खूब, इस जजीरे में एक और ओकापी मादा है। हमें उम्मीद है ये नस्ल फले फूलेगी। रेंजर भाग कर गया और एक तौलिया ले आया, लेकिन ये तौलिया वो कांपते ठठरते लड़कों के लिए नहीं था। रेंजर के लिए ओकापी उन लड़कों से ज़्यादा अहम था। उसने ओकापी को पिंजरे से निकाला और उसके जिस्म को रगड़कर खुशक कर दिया। अदनान बोला, तो क्या आप इसे छोड़ दें? बिल्कुल, रेंजर बोला, अब ये अपनी हिफाजत आप करेगा। यहाँ न शेर है, न चीते और न डाकू। अदनान का दिल तो नहीं चाहता था कि इस खूबसूरत जानवर को अपने से अलग करे, लेकिन वो खुद ब खुद जंगल की तरफ बढ़ रहा था। देखते ही देखते वो जंगल में गायब हो गया। लड़के इसी मकसद के लिए इतना मुश्किल सफ़र तय करके यहाँ आए थे। जब कोई जानवर उनसे जुदा होता तो उन्हें दुख ज़रूर होता, लेकिन इस ख्याल से उन्हें तसल्ली भी होती कि अब ये मासूम जानवर डाकुओं के जुल्म से महफूज रहेंगे और फले फूलेंगे। रेंजर बोला, आइए कैबिन में चलें, आपको सर्दी लग रही होगी और भूख भी। रेंजर का नाम टोनी था और ये यूरोप के किसी मुल्क का बाशिंदा था। लड़के उसके कैबिन में गए, सर्दी दूर करते और खाना खाते निस्फ रात हो गुजर गई। झील का सफ़र इतना थका देने वाला था कि वो वापसी के सफ़र से घबरा रहे थे। 15 घंटे बहुत होते हैं। इसी ख्याल में दोनों को नींद आ गई और सुबह उस वक्त आँख खुली जब टोनी गरम गरम चाय और अंडे लेकर आया। उसने उन्हें अच्छी खबर सुनाई, वापसी पर आप मोटर बोट पर नहीं जाइए, मैं आपको लॉन्च में ले जाऊँगा। इससे सफ़र 7 घंटे कम हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है। वो क्या? आप मुझे अपने जहाज़ में सावु ले चलें। मुझे मिस्टर क्रॉसबी से कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। दरअसल हमें वहाँ से कुछ गैंडे लाने हैं, इन्हीं के मुतालिक बात करना है। वापसी पर झील का सफ़र कल के तकलीफदेह सफ़र के मुकाबले में बहुत आरामदेह और पुरतकल्लुफ़ था। दोपहर के बाद ये लोग जहाज़ में सवार साफू की तरफ उड़ रहे थे। सावु के हवाई अड्डे पर उतरकर जब वो कटानी कैंप पहुंचे तो क्रॉसबी अपने डेस्क पर बैठा काम कर रहा था। टोनी और क्रॉसबी गहरे दोस्त थे। दोनों नहायत गर्मजोशी से मिले। टोनी ने कहा, मुझे ये देखकर खुशी हुई कि अभी कुछ यूरोपियन कीनिया में मौजूद हैं। मेरा तो ख्याल था कि आपकी जगह आपको ये अफ्रीकी आ गया होगा। क्रॉसबी बोला, नहीं आया तो आ जाएगा। अब ये मुल्क आज़ाद है और यहाँ अब इन लोगों की अपनी हुकूमत है, इसलिए मेरी और तुम्हारी जगह अब अफ्रीकी काम करेंगे। टोनी ने पूछा, आप निकाले जाने का इंतज़ार करेंगे या खुद ही इस्तीफ़ा दे देंगे? इंतज़ार करूँगा। पहले तो इसलिए कि मेरी जगह काम करने के लिए अभी उनके पास कोई तरबियत याफ्ता अफ्रीकी नहीं। दूसरे इसलिए कि तमाम उम्र तो जंगलों में गुजर गई, अब वापस वतन जाकर क्या करूँगा। ये दोनों दोस्त बातों में लगे रहे
और अदनान और कामरान अपने कैबिन की तरफ चले गए। कैबिन का दरवाज़ा खोला तो कागज़ का एक पुर्जा ज़मीन पर पड़ा था। कामरान ने पढ़ा, तुम लोगों की भलाई इसी में है कि अपने मुल्क वापस चले जाओ। अगर दूसरी तनबीह करनी पड़ी तो वो तुम्हारे अपने खून से लिखी जाएगी। बीबी। कामरान बोला, तो गोया अब हमारी जानें भी खतरे में है। अदनान ने कहा, आपकी समझ में नहीं आया कि ये रुका किसने लिखा है? ये देखिए, बीबी का मतलब है ब्लैक बियर्ड। अरे हाँ, वाकई। और ये भी सुन लीजिए कि इस धमकी को मजाक नहीं समझना। हमने उस शख्स के लंबे चौड़े कारोबार में दखल दिया है, वो भला चुप बैठेगा कैसे? कामरान ने कहा, तो फिर क्या घर चले? नहीं, उस वक्त तक नहीं जब तक ब्लैक बियर्ड से दो दो हाथ ना कर लें। कामरान बोला, वो 5 मील लंबी बाड़ याद है जो कल हमने देखी थी? कल हम वहाँ कार्रवाई करेंगे, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा? हम डाकुओं को पकड़कर अदालत में भेजेंगे और वहाँ से वो साफ बरी हो जाएंगे। लेकिन इस बार हम डाकुओं को नहीं, ब्लैक बियर्ड को पकड़ेंगे और डाकुओं से भी नए तरीके से निपटेंगे। आइंदा जानवरों को मारते वक्त डाकू 10 बार सोचेंगे कि ऐसा करें या ना करें। क्रॉसबी को झील विक्टोरिया वाली मुहिम की रिपोर्ट देकर कामरान बोला, कल सुबह हम उस बाढ़ की खबर लेंगे जो कल हमने जहाज से देखी थी। ज़रूर, लेकिन मैं नहीं जा सकूँगा, क्रॉसबी ने कहा। रात को जब वो लेटे तो उन्हें किसी कार की आवाज़ आई और फिर सुबह को बिस्तर से उठने से पहले उन्होंने किसी कार के वापस जाने की आवाज़ सुनी। नाश्ते के बाद लड़के और तमाम सफरी काफले की सूरत में जीपों में उस बाढ़ से 1 मील के फासले पर रुक गए। कामरान ने आखिरी हदायत देते हुए कहा, सप्लाई ट्रक में आंसू गैस के कनस्तर हैं, सब लोग एक एक कनस्तर ले लें। ये कहकर उसने हमले की तफसील बताई और ये लोग फिर आगे चल दिए। वो बाढ़ के पास उसी तरह रुक गए जिस तरह इससे पहले रुके थे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने ज़ोर ज़ोर से गाड़ियों के हॉर्न बजाए ताकि डाकुओं को पता चल जाए कि वो आ गए हैं। जल्द ही डाकू बाढ़ के पास गए। कामरान ने 1 दर्जन साथियों के साथ पीछे से भी घेरा डाल लिया ताकि अगर इस बार ब्लैक बियर्ड भागकर निकलना चाहे तो कामयाब ना हो सके। डाकुओं के अगले सफ ने तीर फेंकने शुरू कर दिए। तमाम सफरी जीपों के पीछे छुपते रहे। उन्होंने इन तीरों का कोई जवाब ना दिया। वो कामरान की तरफ देख रहे थे। डाकू और भी शेर हो गए और आगे बढ़ आए। जब वो जीपों से 50 फुट के फासले पर आ गए तो कामरान ने उन पर आंसू गैस का बम फेंक दिया, जिसके फटते ही फिजा जर्दी माइल सफ़ेद गैस से भर गई। खांसते, रोते, चीखते चिल्लाते डाकू भागने की कोशिश में एक दूसरे के ऊपर गिरे। उन्होंने अपने चेहरे घास में छुपा लिए। कुछ कैंप की तरफ वापस चले गए। तीर चलाने का उन्हें होश कहाँ था। उसी वक्त कामरान के 12 साथी अपना घेरा तंग करके बाढ़ की तरफ बढ़ने लगे ताकि ब्लैक बियर्ड को काबू में करें, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया और ना उसके बूटों के निशान कहीं दिखाई दिए। आधे घंटे तक उन लोगों ने ब्लैक बियर्ड को तलाश किया, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। अब कुछ डाकू उठकर खड़े हो गए, लेकिन गैस की वजह से उन्हें कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। कामरान ने जोरू से कहा, इनसे कहो कि अपने घर वापस चले जाएं। अगर उन्होंने फिर किसी जानवर को मारने की कोशिश की तो उनकी इससे भी बुरी हालत की जाएगी। फंदों में जो जानवर अभी जिंदा थे उन्हें छोड़ दिया गया, जो बीमार या जख्मी थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और जो मर गए थे उन्हें गीदड़ों और लकड़ बगड़ों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। फिर तमाम माले गनीमत इकट्ठा किया गया। उसमें हाथी दांत, हाथियों की दुम्बें, चीते के सर और शेर की खाल जैसी चीज़ें शामिल थी जो ये डाकू दूसरे मुल्कों को भेजने वाले थे। उसके बाद उन लोगों ने 5 मील लंबी बाढ़ को जला दिया। वापस आकर कामरान ने क्रॉसबी से इस बात पर अफसोस किया कि ब्लैक बियर्ड काबू में नहीं आ सका, तो वो बोला, कोई बात नहीं, तुमने उनका कैंप तो तबाह कर दिया है ना? हाँ, जज सुंदर सिंह तुम लोगों को सलाम कह रहा था। तो क्या वो यहाँ आया था? रात वो यहाँ आया था और सुबह चला गया। आपने उसे बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, मैंने बताया था। वो दरअसल तुम्हारे कारनामों में बहुत दिलचस्पी लेता है। कामरान बोला, वो आपका दोस्त होगा लेकिन वो हमारा दोस्त नहीं है। नहीं नहीं, क्रॉसबी बोला, वो सही मानों में हमारे साथ है। अपनी थोड़ी सी आमदनी में से वो इस अंजुमन को पैसे देता रहता है जो जानवरों की हिफाजत के लिए बनाई गई है। कामरान ने कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, शायद मैं गलती पर हूँ। यकीनन तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम गलती पर हो। जब कामरान ने ये बात अदनान को बताई तो उसे सख्त गुस्सा आया। वो बोला, उस जज की आमदनी थोड़ी नहीं है, ब्लैक बियर्ड के साथ मिलकर करोड़ों रुपए कमा रहा है। वो यकीनन ब्लैक बियर्ड का साथी है। कामरान बोला, तुम और मैं तो यही समझते हैं, लेकिन क्रॉसबी को किसी सबूत के बगैर कैसे समझाए? अगर हमने उससे जज के मुतालिक कुछ और कहा तो वो बुरा मानेगा। अदनान ने कहा, इससे ज़्यादा और क्या सबूत हो सकता है कि जज ने जहर का टीका लगाकर क्रॉसबी को मारना चाहा, फिर अदालत में डाकुओं को रिहा करते हुए वो बेहुदा बातें और फिर ब्लैक बियर्ड की तरफ से ये रुका। यकीनन जज सुंदर सिंह ये रुका ब्लैक बियर्ड की तरफ से लाया था। जब उसे पता चल गया कि हम लोग कल फलां जगह हल्ला बोलने वाले हैं तो उसने ब्लैक बियर्ड को फ़ौरन जाकर बता दिया और वो वहाँ से गायब हो गया। अगर क्रॉसबी उसे हमारे प्रोग्राम के मुतालिक ना बताता तो हम यकीनन उसे पकड़ लेते। कामरान बोला, लेकिन ये सब तो हमारे अंदाजे हैं, हमारे पास कोई सबूत अब तक नहीं है।
ये कहकर कामरान ने सर पर हाथ फेरा और बोला, अब हमें ये सबूत हासिल करना ही होगा। सुबह को दोनों लड़के जहाज में बैठकर शुमाल की तरफ गए। 40-50-60 मील और फिर उन्होंने एक जगह धुआं उठता देखा। इससे पहले जब वो कहीं धुआं देखते तो समझ जाते कि यहाँ डाकुओं का कैंप है, लेकिन आज तो किस्सा ही उठा। उन्होंने जहाज को नज़दीक किया तो क्या देखते हैं कि कई हजार मुरब्बा गज इलाके में दायरे की सूरत में आग लगी हुई है और उस दायरे के अंदर कई सौ हाथी आग के घेरे में है। इस जगह 12 फुट ऊंची घास थी और हाथी आमतौर पर यहाँ चरते हैं। हाथी आग से बहुत डरता है। 2 हाथी लड़ रहे हों तो उनके पास आग जला दें, वो लड़ाई छोड़कर भाग जाएंगे। हाथी आग में से निकलने के लिए बाहर को तोड़ते हैं, लेकिन आग देखकर फिर वापस चले जाते। दूसरी तरफ जाते तो उधर भी आग होती, वो फिर पीछे लौटते, लेकिन आग का घेरा इतने में और भी तंग हो जाता। डाकू बड़े इत्मीनान से कुछ फासले पर खड़े हाथियों के भूनने जाने का तमाशा देख रहे थे और इस इंतजार में थे कि जब वो गिरें तो वो उनके दांत, कान, दुम्मे और पाँव काट कर ले जाएं। जहाज जरा नीचे हुआ तो लड़कों को डाकुओं के दरमियान ब्लैक बियर्ड खड़ा नजर आया। उन्होंने जहाज को और नीचे किया तो ब्लैक बियर्ड ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और हाथ लहराया। कामरान बोला, किस कदर चालाक आदमी है, उसे पता है कि जब तक हम जीप में यहाँ आएंगे ये यहाँ से बहुत दूर पहुँच चुका होगा। और वाकई जब वो जीप और ट्रक लेकर पहुँचे तो वहाँ कोई भी नहीं था। लड़के फिर नाकाम हो गए, लेकिन ये पूरी नाकामी नहीं थी। डाकू हाथियों की दुम्मे, पाँव और आंखों की पलकें तो काट कर ले गए, लेकिन हाथियों के दांत इतनी जल्द उखड़ने वाली चीज़ नहीं। कुल्हाड़ी से दांत तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। उसका सही तरीका यह है कि हाथी को मरने के बाद कुछ दिन ऐसे ही पड़ा रहने दिया जाए। गोश्त गलना शुरू हो जाता है तो दांत खुद ब खुद अपनी जगह छोड़ देते हैं। इसीलिए डाकू हाथियों के दांत छोड़ गए और ये ब्लैक बियर्ड के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। अब डाकुओं के सरदार ने गालिबन अपनी कार्रवाइयाँ खुफिया तौर पर जारी रखने का फैसला कर लिया था। लड़के जहाज में एक जगह घूमे, उन्होंने जंगल का कोई कोना नहीं छोड़ा, लेकिन उन्हें एक भी डाकू, उनकी बाड़ या फंदा नजर नहीं आया। अदनान बोला, क्या वाकई डाकू ये इलाका छोड़ गए हैं? मेरा ख्याल है वो कुछ दिनों के लिए छुप गए हैं। वो वापस आए तो जज सुंदर सिंह भी वहाँ मौजूद था। वो हाथ हिलाकर बोला, कहो भाई, ब्लैक बियर्ड हाथ आया या नहीं? जी अभी नहीं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसका पीछा छोड़ देता। हम दरअसल बहुत दिनों से उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन वो इस कदर तेज़ है कि हर बार साफ निकल जाता है। देखो ना, वो तुम लोगों को किस तरह उंगलियों पर नचा रहा है। खैर कोई बात नहीं, वो तुम्हारे हाथ आ ही जाएगा। तुम पाकिस्तानी काफ़ी ज़हीन और होशियार हो। कामरान बोला, जज साहब, मिस्टर क्रॉसबी ने मुझे आपकी इन अतियों के मुतालिक बताया है जो आपने जानवरों की हिफाजत करने वाली अंजुमन को दिए हैं। आप बड़े फयाज और फराक दिल हैं। जज मुस्कुराकर बोला, नहीं भाई, मेरी तो तनख्वाह ही बहुत थोड़ी है, फराक दिली कहाँ, मेरा बस चलता तो ज़्यादा देता। कामरान बोला, काश आपकी आमदनी ज़्यादा होती। बाज़ जज तो अपनी तनख्वाह से कहीं ज़्यादा इधर उधर से खासी रकम हासिल कर लेते हैं। जज का रंग स्याह पड़ गया। वो बोला, क्या मतलब? कामरान ने कहा, फ़र्ज़ करें आप ईमानदार जज नहीं हैं और ये भी फ़र्ज़ कर लें कि आप खुफिया तौर पर डाकुओं से मिले हुए हैं। जब डाकू आपकी अदालत में पेश किए जाते हैं तो आप उन्हें बरी कर देते हैं और इस तरह डाकुओं से पैसे वसूल करते हैं। जज की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो ज़बरदस्ती की हंसी हंसते हुए बोला, लेकिन ये तो तुमने फर्जी बात की है ना, जानवरों से मोहब्बत करने वाला कोई शख्स ऐसा नहीं कर सकता। कामरान बोला, जी हाँ बिल्कुल। इस मौके पर चीता अंदर आ गया और जज की तरफ नाक सुकेड़ कर देखने लगा। कामरान ने उसे प्यार से थपथपाया और बाहर निकल गया, लेकिन फिर अचानक से उसे कुछ ख्याल आया और वह वापस आकर खिड़की पर फैली हुई बेलों में से अंदर झांकने लगा। अंदर जो कुछ उसने देखा वो हैरान कुन था। जज ने अपने सामने पड़ी हुई मेज़ पर मुक्का मारा और फिर चीते के पास आया और उसकी पुश्त पर जोर से ठोकर मारी। चीता घबराकर उठ बैठा और छलांग लगाकर जज पर झपटा। पहले तो जज ने 6-7 ठोकरें चीते की गर्दन पर मारी, फिर चाकू निकालकर उस पर हमला करने ही वाला था कि चीते ने चाकू वाला हाथ अपने जबड़े में पकड़ लिया। चाकू जज के हाथ से निकलकर फर्श पर गिर पड़ा। जज निढाल होकर कुर्सी पर बैठ गया और चीता घबराता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। कामरान दिल में सोचने लगा कि यह शख्स सरासर धोखेबाज है, इसे जानवरों से मोहब्बत नहीं। अगर ऐसा होता तो ये अपना गुस्सा चीते पर क्यों निकालता? लेकिन अब भी जज के खिलाफ इसके पास कोई सबूत नहीं था। जब से डाकुओं की सरगर्मियां कम हुई थीं, कामरान और अदनान ने इन लोगों की पनागाहों की तलाश ज़्यादा तेज़ शुरू कर दी थी। इस वक्त भी वो जहाज़ को काफ़ी नीचे उड़ाते हुए उन्हीं की तलाश में थे। अब ना तो कहीं बाढ़ नजर आ रही थी, ना धुआं और ना डाकुओं का कोई गिरोह, लेकिन उन्हें ज़मीन पर कई जगह ऐसा धुआं दिखाई दिया जिसे गढ़ों पर झाड़ियाँ रखकर उन्हें ढांप दिया गया हो। कामरान बोला, पता करना चाहिए कि ये घड़े ही हैं या कोई और चीज़ है। ये कहकर वो जहाज़ को नीचे लाया और फिर वापस कैंप की तरफ रुख किया ताकि सफरियों को साथ लाकर इस मामले की छानबीन कर सके। 10 मिनट तक ये जहाज़ ठीक उड़ता रहा, लेकिन फिर हिचकोले और झटके खाने लगा। अदनान बोला, क्या बात है?
हवा का दबाव कम हो गया है क्या? मालूम नहीं, ये तो कभी इधर को जाता है कभी उधर को। पहाड़ी इलाके में तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये तो मैदान है। अदनान ने कहा, कि आप हैंडल को झटके दे रहे हैं? नहीं तो। जहाज बुरी तरह डोल रहा था, जैसे कोई घोड़ा पागल हो गया हो। अदनान बोला, अरे वो देखिए, जहाज का दायां बाजू किधर जा रहा है। जहाज का दायां बाजू बाकी जहाज से अलहदा होकर लटक रहा था। कामरान तेजी से जहाज को नीचे लाया और अदनान को छलांग लगाने के लिए तैयार रहने को कहा। फिर उसने इंजन बंद कर दिया और जहाज एक दरख्त की टहनियों से टकराता हुआ जमीन पर आ रहा। वो कूद कर जहाज से बाहर आए और जहाज को गौर से देखा। अदनान ने दाएं बाजू को देखते हुए कहा, अरे ये देखो, ये बाजू तो आरी से काटा गया है, ये तो कोई साजिश है। कामरान बोला, साजिशें तो हो ही रही हैं, लेकिन तुम लंगड़ा क्यों रहे हो? घुटने पर जरा चोट लग गई है। खैर ये बताइए अब क्या करें? ना वायरलेस है ना रेडियो। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आग जलाकर धुएं का सिग्नल दें? ना, कामरान बोला, हमारे आदमियों से पहले डाकू आ पहुंचेंगे। अब तो वो हमारे खून के प्यासे हैं। तो फिर इंतज़ार करें, 50 मील का फासला है। 10 घंटे में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और 2 घंटे में सबको लेकर वापस आ जाऊँ। तुम्हारा घुटना जख्मी है और फिर जहाज़ की हिफाजत भी तो करनी है, इसलिए तुम जहाज़ के अंदर आराम से लेटो। मैं सुबह ही पहुँच जाऊँगा। चांदनी रात होगी और मौसम भी ठीक है। कामरान चला गया। सूरज गुरूब होने के साथ ही रंग बिरंग के जानवर आ गए। वो जहाज़ को कोई नया जानवर समझ रहे थे। पहले बंदर आए और जहाज़ पर कूद फलांग कर चले गए। फिर 4 गैंडे उधर निकल आए। उन्होंने एक जगह रुककर जहाज़ को गौर से देखा और फिर सर नीचे करके हमले के लिए तैयार हो गए। अदनान ने सोचा कि ये तो जहाज़ का भरता बना देंगे। वो सर बाहर निकालकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस पर गैंडे रुक गए और सर जोड़कर खड़े हो गए। फिर वो एक दूसरे से लड़ने लगे और उसके बाद थक हार कर चले गए। रात भर तरह तरह के जानवर आते रहे। फिर चांद गुरूब होने लगा और रोशनी कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो गई। अदनान को जहाज़ की सीट पर नींद नहीं आ रही थी। वो नीचे उतरा और जहाज़ के नीचे लेटकर सो गया। अचानक उसकी आंख खुली तो उसके जिस्म में सुइयां सी चुभ रही थी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। 2-2 इंच लंबी चोटियाँ उसके जिस्म पर चढ़ी हुई थी। दर्द और तकलीफ के मारे वो उठकर भागने लगा। कभी कपड़ों को मसलता और कभी चोटियों को बदन से झाड़ता, लेकिन वो 2 चोटियों को मारता तो 4 और आ जाती। जहाज़ के इर्द गिर्द जो जानवर बैठे थे उनमें से एक जानवर आगे बढ़ा। ये ऑड वारक था, जो चोटियाँ बहुत शौक से खाता है। दिन भर सोया रहता है और रात को चोटियों की तलाश में निकलता है। कैंगरू जैसी दुम, रीछ जैसा जिस्म और गधे जैसे कान। वो आते ही अदनान का जिस्म चाटने लगा। उसकी जुबान 18 इंच लंबी थी। अदनान का जिस्म साफ करके वह जमीन पर चूंटियों को खाने लगा और जल्द ही तमाम चूंटियां गायब हो गईं। सुबह को जब अदनान गहरी नींद सो रहा था तो कामरान ने उसे जगाया। उसने आंखें खोली तो कामरान सामने खड़ा था। उसके साथ क्रॉसबी और सपनियों के अलावा चीता भी था। वो अदनान का नाश्ता साथ लाए थे। वो खा चुका तो कामरान बोला, चलो अब हमें डाकुओं की तलाश करनी है। अदनान बोला, जहाज़ का क्या करना है? कामरान बोला, यही छोड़ जाएंगे। मिस्टर क्रॉसबी ने नेरूबी से मिस्त्री बुलवाए हैं। अब हम इन घड़ों को देखने चलते हैं जिन पर झाड़ियाँ पड़ी नजर आई थी। उन घड़ों तक पहुँचने के लिए गाड़ियों को 20 मील सफ़र करना पड़ा। रास्ते में एक भी डाकू दिखाई नहीं दिया। जब ये लोग उन झाड़ियों के पास पहुँचे तो क्रॉसबी ने एक सफरी से कहा कि इस झाड़ी को आहिस्ता से उठाओ। ख्याल तो ये था कि झाड़ी उठाते ही उड़ते हुए तीर आएंगे, लेकिन ये तीर तो क्या पत्थर तक नहीं आया। उन्होंने एक एक करके बहुत सी झाड़ियाँ हटाई, मगर वे सूद। हाँ, ऐसा मालूम होता था कि कहीं पास ही बहुत से लोग खुसर फुसर कर रहे हैं। वो हैरान थे कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। क्रॉसबी बोला, सुनो, ज़रा ध्यान से सुनो। ये आवाज़ें उन दरख्तों पर से आ रही हैं। तो क्या दरख्त इंसानी बोली बोलते हैं? देख नहीं रहे कि ये दरख्त कितने बड़े हैं? इसके तने 60 फुट तक मोटे हैं। ये अंदर से खोखले होते हैं और एक दरख्त में 20 आदमी समा सकते हैं। कामरान ने जोरों से कहा, ज़रा मुझे सहारा देना। वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ा, बहुत एहतियात से, ताकि तीरों की बुछाड़ का शिकार ना हो जाए। फिर उसने अंदर देखा। दरख्त का तना अफ्रीकियों से भरा हुआ था। वो पीछे हटा तो अफ्रीकी एक एक करके बाहर कूदे, लेकिन वो अपने हथियार अंदर ही छोड़ आए थे। कामरान ने जोरों से कहा, इनसे बात करो। जोरों ने उनसे अफ्रीकी जुबान में बात करके कामरान को बताया कि वो लड़ना नहीं चाहते। ब्लैक बियर्ड अब उन्हें मजदूरी नहीं दे रहा, इसलिए उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया है। अब तमाम दरख्तों से डाकू कूद कूद कर बाहर आने लगे। उनमें से एक के अंदर से ब्लैक बियर्ड बाहर निकला, लेकिन वो हथियार डालने की बजाय पिस्तौल ताने डाकुओं को लड़ने का हुक्म दे रहा था। उसने गुस्से से हवा में फायर किए और जब ये लोग लड़ने पर तैयार ना हुए तो उसने उनमें से 6 को गोली मार दी। अब अफ्रीकी भी बिफर गए। ब्लैक बियर्ड ने 2 गोलियां और चलाईं तो उन्होंने उससे पिस्तौल छीन लिया और उसे ज़मीन पर लिटाकर मारने ही लगे थे कि क्रॉसबी ने रोक दिया। फिर उसने ब्लैक बियर्ड को हुक्म दिया, फ़ौरन उठो। वो उठकर खड़ा हो गया। चीता ब्लैक बियर्ड की तरफ बढ़ा तो उसने उसकी गर्दन पर ठोकर मारी। इस ठोकर से कामरान को याद आया कि सुबह सुंदर सिंह जी ने भी इसी तरह चीते के ठोकर मारी थी।
चीता ब्लैक बियर्ड की ठोकर के जवाब में उस पर झपटा तो अदनान और कामरान ने उसे रोक लिया। क्रॉसबी ने ब्लैक बियर्ड से कहा, बस अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, कई साल से तुमने हमें चक्कर में डाल रखा था। ब्लैक बियर्ड बोला, तुम मेरा क्या भी काट सकते हो, मेरे पास बेशुमार दौलत है। क्रॉसबी ने कहा, ये तो अदालत में देखेंगे, तुम्हें सुंदर सिंह जैसे मुनसिफ मिजाज जज के सामने पेश किया जाएगा, तुम्हारी सारी दौलत भी उसको इंसाफ करने से नहीं रोक सकती। ये सुनते ही ब्लैक बियर्ड खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसके कहकहे पर चीते ने झपटकर उस पर हमला कर दिया, लेकिन चीते के दांत ब्लैक बियर्ड की गर्दन की बजाय उसके गाल पर पड़े, जिससे उसकी नकली दाढ़ी नीचे गिर पड़ी। ये सुंदर सिंह था। क्रॉसबी उसे फटी फटी नजरों से देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जज सुंदर सिंह अब भी हंस रहा था। वो कहकहा लगाते हुए बोला, देख लिया, मैं सुंदर सिंह जज से क्यों नहीं डरता। तुम लोग कितने अहमक हो। लेकिन जब उसे बांध कर नेरूबी भेजा गया तो उसका रवैया बदलने लगा। उसने बहुत कोशिश की कि जज को भारी रिश्वत देकर बरी हो जाए, लेकिन नाकाम रहा। जब उसे उम्र कैद की सजा हुई और उसकी तमाम जायदाद जब्त करके जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की अंजुमन को दे दी गई, तो उसे एहसास हुआ कि तमाम जज उस जैसे बेईमान और रिश्वतखोर नहीं होते। लड़के सबूत मुहैया कर चुके थे, लेकिन एक बात में वो नाकाम रहे। उन्हें ये शक तो था कि सुंदर सिंह ब्लैक बियर्ड से मिला हुआ है, लेकिन वो आखिरी लम्हे तक ये बूझने में नाकाम रहे कि सुंदर सिंह और ब्लैक बियर्ड एक ही शख्स के दो रूप हैं।